नमस्कार, प्रणाम। मैं अंशु कुमार आप सभी का स्वागत करती हूँ ग्रीन टीवी के किसान चौपाल में। और आज हम हैं मध्य प्रदेश के इंदौर में, जहाँ हम किसान चौपाल लगा रहे हैं। ये कार्यक्रम हम मध्य प्रदेश कृषि विभाग, उद्यान विभाग के सहयोग से कर रहे हैं। साथ ही में धानुका एग्रीटेक, CNH इंडस्ट्रियल और हुंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड के सहयोग से कर रहे हैं। तो मैं आप सभी का स्वागत करना चाहूँगी आज के किसान चौपाल में। और आज जो हमारा चर्चा का विषय होगा वो है प्याज फसल प्रबंधन के साथ ट्रैक्टर उद्योग में नई खोज पर विस्तृत चर्चा करेंगे। और इस पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ कई सारे एक्सपर्ट्स हैं जिनसे हम जानेंगे अलग अलग चीज़ों के बारे में। लेकिन सबसे पहले हम स्वागत करते हैं हमारे आज के जितने भी अतिथि हैं, आप सभी का स्वागत है। हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले जो है वो हमारे जितने भी यहाँ पे किसान भाई बहन आए हैं, मैं आप सभी का स्वागत करना चाहूँगी हमारे कार्यक्रम में, क्योंकि आपके बगैर ये कार्यक्रम संभव नहीं होता। आपको यहाँ पे आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं सबसे पहले निवेदन करना चाहूँगी गीतिका डोमरा मैम और पुष्पवर्धन सर से कि आप लोग बताएं, धानुका का एक कैंपेन चल रहा है, इंडिया का प्रणाम हर किसान के नाम। ये कैंपेन क्या है, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं प्लीज़। धानुका परिवार की ओर से आप सबको प्रणाम और धन्यवाद आज यहाँ पधारने का। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 23 दिसंबर को हमारे महान किसान नेता और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन के अवसर पर किसान दिवस मनाया जाता है। तो आप सबको सबसे पहले किसान दिवस, आने वाले किसान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि एवरीथिंग कैन वेट बट एग्रीकल्चर कैन नॉट, यानी सब रुक सकता है पर कृषि नहीं। और पिछले साल कोविड के समय हमें ये सब देखने का मौका भी मिला। जब पूरा देश मुसीबत में था, सिर्फ एक कृषि ऐसा था जो देश की उन्नति में योगदान दे रहा था। किसान राष्ट्र के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ हैं जिन पर एक सफल राष्ट्र का निर्माण होता है। किसानों के इसी संपन्न संकल्प और धैर्य के लिए हम धानुका परिवार आप सबको प्रणाम करता है। प्रणाम क्योंकि हमारा मानना है कि केवल अन्नदाता कहना ही काफ़ी नहीं। प्रणाम क्योंकि हमारा मानना है कि आप हैं तो हम हैं। मैं निवेदन करूंगी कि आप 1 मिनट की वीडियो देखिए जो आप लोगों के लिए बनी गई है। पूछिए किसी भी किसान से, छोटा हो या बड़ा, कितना बेशकीमती होता है उसके लिए जमीन का एक टुकड़ा। जमीन के उस टुकड़े में हर किसान सपने बोता है। कड़कती धूप हो या आंधी तूफान, फसलों में खुद उगता है, फसलों के साथ सोता है। जानता है मौसम के मिजाज पर उसका बस नहीं है। मेहनत, लगन, उम्मीद, जुनून, बस यही उसकी जिंदगी है। सींचता है खेत को अपने पसीने से, धानुका पर विश्वास से, हौसलों से अपने सीने के। महज अन्नदाता कहने से काम नहीं बनता है। ऐ किसान, तुझे पूरे देश का प्रणाम तो बनता है। धानुका, इंडिया का प्रणाम हर किसान के नाम। अब सभी किसान भाइयों और बहनों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एक साथ हम सभी मिलकर बोलेंगे, इंडिया का प्रणाम। मेरे साथ बोलेंगे, इंडिया का प्रणाम हर किसान के नाम। आवाज थोड़ी धीरे आ रही है, एक बार और निवेदन मेरा, इंडिया का प्रणाम हर किसान का नाम। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के चलते हम यहाँ उपस्थित कुछ किसानों को एक छोटी सी भेंट के साथ सम्मानित करना चाहेंगे। आपके योगदान का ऋण तो उतारना संभव नहीं है, पर किसान दिवस के इस अवसर पर हमारा एक छोटा सा प्रयास जो प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए अनाउंस किया जाएगा। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैं नेक्स्ट जो निवेदन करना चाहूँगी, हमारे साथ आप लोगों के ही बीच से हैं हॉर्टिकल्चर साइंटिस्ट KVK इंदौर से डॉक्टर DK मिश्रा सर। सर, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को जो यहाँ पे बैठे हैं हमारे किसान और ग्रीन टीवी के माध्यम से जो ये वीडियो देखेंगे, उनको बताएं कि प्याज की खेती के लिए मृदा परीक्षण कितना ज़्यादा ज़रूरी है और कैसे करना चाहिए। जी नमस्ते। अगर बात मृदा की हुई है तो परीक्षण की बात तब आती है जब हम मृदा को देख लें कि हमारी मृदा है कैसी। भरमुट है, काली मिट्टी है, या जिसको बोलते हैं ना कि हल्की मिट्टी, लाल वाली मिट्टी। हम जब भी प्याज लगाएं या लहसुन लगाएं, इंदौर ज़िले में कम से कम 12 ऐसे सेंटर हैं जहां मिट्टी की परीक्षण होता है, जिसमें एक
कृषि विज्ञान केंद्र भी है, कृषि महाविद्यालय भी है, कृषि विभाग भी है, प्राइवेट लेबोरेटरीज भी हैं, बहुत ऐसे इफ्को क्रिप्को के भी चलित वाहन हैं। मैं कहता हूँ अगर आपने 1 बीघे के ऊपर प्याज लगाने में 40-50 हज़ार रुपया खर्च करी, हमें 200 रुपया खर्च करनी होती है मिट्टी के परीक्षण में। अगर आप लहसुन लगाते हो, और हमारे यहाँ इंदौर ज़िले में जो हम लोग प्याज की खेती करते हैं, लगभग 60% प्याज हम भंडारित करते हैं, जिसको हम बेचते हैं अब मार्च अप्रैल में ना बेच के जुलाई के बाद बेचते हैं। बहुत ऐसे किसान हैं जिनका अभी भी प्याज रखा हुआ इस इंतजार में कि अब कीमत बढ़ेगी, अब कीमत बढ़ेगी। प्याज भंडारण में जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो होता है कि सल्फर की मात्रा प्याज में कितना है। अगर हमारी मिट्टी में सल्फर की मात्रा की कमी है, नेचुरल रूप से होगा, सोयाबीन की फसल है, तो हमारा प्याज का उत्पादन हो भी जाए तो बहुत ज़्यादा दिन तक टिकेगा नहीं। वही स्थिति है लहसुन की। लहसुन में जो चरपराहट होती है, जो हम लोग मसल के अगर सूंघे या सरसों को मसल के सूंघे तो आँख से जो पानी आता है, उसका कारण सल्फर होता है। तो किसी भी स्थिति में कमी का तो सवाल ही नहीं है कि हमारे खेत में अगर हम लहसुन और प्याज की खेती कर रहे हैं, बात प्याज की है तो ज़्यादातर मैं प्याज की बात करूँगा कि अगर हम प्याज की खेती कर रहे हैं तो सल्फर की कमी नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। सल्फर उतना ही महत्वपूर्ण है जितना महत्वपूर्ण आपके लिए यूरिया है, राखोड़िया खाद है, पोटास है, फास्फोरस, ये जो आप डालते हो, प्याज के लिए सल्फर उतना ही महत्वपूर्ण है। तो कृपा करके जांच करवाएं, मिट्टी की जांच करवाएं, आप देखें कि सल्फर की क्या स्टेटस। मान लें आपने जांच नहीं भी कराया तो भाई बाजार में 50 कंपनियां जो बेंटोनेट सल्फर बेचती है, सल्फर का उपयोग जरूर करें। बात दिगर छोड़ दो कि है या नहीं है। दूसरी चीज़, फास्फोरस हम लोग, हमारी जो मालवा की जो खेती है ना, 12-32 और DAP पे आधारित खेती है। कोई भी फसल हो 12-32-16 DAP डालते हैं, यहाँ तक कि हम टॉप ड्रेसिंग भी 12-32-16 और DAP से करते हैं। इसमें सल्फर नहीं होता है तो हमें सल्फर डालनी पड़ेगी। दूसरी चीज़, फास्फोरस की अधिकता बहुत ज़्यादा होती है मिट्टी में, बहुत ज़्यादा मिट्टी में फास्फोरस की अधिकता होती है, बावजूद उसके कि फसल में फास्फोरस की कमी दिखती है। क्यों दिखती है? क्योंकि फास्फोरस एक ऐसा तत्व है, या पोटास, कोई भी, जो कि जमीन में जाकर के फिक्स हो जाता, और जब तक जमीन में उपस्थित जीव मैं बोल रहा हूँ, और हम लोग हमेशा बोलते हैं जीवित खेती का मतलब वो ऐसी मिट्टी जिसमें जीवाश्म हो, जीवों का अंश हो। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हमारा निवास हर एक कण में है, कण। अगर मिट्टी की एक चुटकी हम उठाते हैं, अगर उसमें 1 लाख जीव हैं तो या तो बैक्टीरिया है या फफूंद है, उसमें भी भगवान का निवास है, क्योंकि उसमें आत्मा है, उसमें जीव बसता है। तो पहली जो हमारी आवश्यकता है वो ये है कि हमारा खेत जिंदा हो। जैसे हम 2 मुट्ठी जीवाश्म, यानी कि गोबर का खाद, पत्ती का खाद, जिसको कचड़ा बोलते हैं, उस ईंटे के चूड़े में 2 मुट्ठी कचड़ा मिला दें। हम सोयाबीन बोए, हम कोई भी बोए, क्या वो चलेगा? बहुत बेहतरीन चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि हमने कचड़े नहीं डाले, हमने उसमें जीव को समाहित कर दी। वो जो मरा हुआ मिट्टी था, मुर्दा मिट्टी था, उसको हमने जीवों के माध्यम से जिंदा कर दी। अब वो फसल ना सिर्फ चलेगा बल्कि दौड़ेगा। आपने अगर DAP डाला है, 12-32-16 डाला है, इफ्को डाला है, तो मान के चलिए वो इफ्को तब तक काम नहीं आएगा जब तक जमीन में बैक्टीरिया नहीं है या फंगस नहीं है। वही बैक्टीरिया, इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं मिनरलाइजेशन। फास्फोरस आपने डाला, राखोड़िया खाद डाला, 12-32-16 डाला, DAP डाला, लेकिन वो मिट्टी में टूटता नहीं है, ताले जैसा लॉक हो जाता है। उसको तोड़ने का काम मिट्टी में उपस्थित जीव करते हैं, जीवाश्म जिसको बोलते हैं, जीव, बैक्टीरियाज करते हैं। जो बैक्टीरिया की उपस्थिति में ये फास्फोरस जब टूटेगा, सिंपल फॉर्म में टूटेगा, तो जाकर के पौधे उसको उपलब्ध हो पाएगा। भले आप बोरे के खाद में क्यों ना पौधे लगा दो, कोई काम का नहीं है। तो मैंने बोला कि सबसे पहले मिट्टी का हम परीक्षण करें। तो हमारा इंदौर जिले का ये दुर्भाग्य है कि 70% मिट्टी जो हमारे लैब में आता है, उसका जो ऑर्गेनिक कार्बन है, जीवाश्म की मात्रा है मिट्टी में, वो 0.5 से कम है। 0.25, 0.23, 0.3, ये वाली स्थिति बनी रहती है। हमेशा कम मात्रा में जीवाश्म की मात्रा, यानी कि ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा है। आचार्य द्रव्यव्रत, जो कि आजकल प्राकृतिक खेती का दूसरा स्वरूप है, उसमें क्या कर रहे हैं, वो गुड़, बेसन, दिव्यास्त्र, ये सब मिला के जमीन में डाल रहे हैं, मल्चिंग करवा रहे हैं। कुछ नहीं है, बल्कि वो एक ही उपाय है कि इन माध्यमों से जमीन में उपस्थित जीवों की संख्या कैसे बढ़े,
कब बढ़ेगी जीवों की संख्या? जब उसको भोजन मिलेगा। जंगली जानवर को भी जब हम रोटी देने लगेंगे तो वो हमसे प्रेम करने लगेगा, मेरे घर तक आएगा। जब आप जमीन में इस तरह के तत्व को भेजोगे गुड़ के साथ, बेसन के साथ मिला के, तो बैक्टीरिया उसको भोजन मिलेगा। जब उसको भोजन मिलेगा तो उसमें मल्टीप्लिकेशन होगा, उसकी संख्या बढ़ेगी। जब आपकी संख्या उसकी बढ़ेगी, आपके मिट्टी में जीवाश्म, जिसको जीवों का अंश बोलते हैं, उसकी संख्या बढ़ेगी। जब संख्या बढ़ेगी तो आपकी मिट्टी जीवित होगी, यानी कि जिंदा होगा। जरूरी इस बात की है हम एनालिसिस करें, लेकिन ये देखें कि हमारी मिट्टी कितना जिंदा है, जीवाश्म की मात्रा हम कितना बढ़ा सकते हैं। तो पहली चीज़ है हम ऑर्गेनिक कार्बन का एनालिसिस कर दें। अगर ऑर्गेनिक कार्बन कम है तो भाई जी आप कितना भी राखोड़िया खाद 12-32-16 DAP डाल लो, आपका उत्पादन बहुत बेहतर स्तर का नहीं होगा। हो भी जाएगा तो उसमें गुणवत्ता बहुत अच्छी नहीं होगी। तो पहली चीज़ था आप ऑर्गेनिक कार्बन कम से कम एक बार तो देख लो कि हमारे खेत में कितना है। तो मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करूंगा। धन्यवाद, आपने ध्यान से सुना। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक ट्विस्ट है जो मैंने शुरुआत में नहीं कहा, एक्चुअली मैं देख रही थी कि आप लोग गौर से सुन रहे हैं कि नहीं। जितने भी हमारे स्पीकर्स होंगे उनके बोलने के बाद जो भी उन्होंने बताया है उससे रिलेटेड एक सवाल पूछेंगे और जो भी सही जवाब देंगे उनको कुछ इनाम दिया जाएगा। तो इसलिए आपकी मजबूरी है कि आपको गौर से सुनना है। तो अभी जो सर ने बताया उससे रिलेटेड सर एक सवाल पूछेंगे, आपको हाथ खड़ा करना है, हमारी टीम जो है वो वहाँ पे पहुँचेंगी और आपको सही जवाब अगर देंगे तो कुछ इनाम मिलेगा। सर हाँ सर। बाबू जी मैं पूछता हूँ, हमारे इंदौर जिले का औसत जमीन में कार्बनिक ऑर्गेनिक की मात्रा, ऑर्गेनिक कंपाउंड की मात्रा कितनी है, जीवाश्म की मात्रा कितनी है? सर वैसे उचित मृदा का जो ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए 1% तक होना चाहिए, लेकिन आपने जो बताया वो 0.5% तक ही है इंदौर का। 0.5 से ऊपर होना चाहिए तो भी बहुत है। अभी तो 0.3 है सर। सर ऊपर आ जाइए, आप यहाँ आ जाइए। ज़्यादा होनी चाहिए, 1 से ऊपर। आप लोगों की भी बारी आएगी, आप लोगों को गौर से सुनना है ये। इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि जितने भी स्पीकर्स होंगे उससे रिलेटेड कुछ सवाल पूछेंगे जो उन्होंने बताया है प्रेजेंटेशन में, और जो भी सही जवाब देंगे उनको कुछ इनाम देंगे। धन्यवाद सर यहाँ आने के लिए और हमारे कार्यक्रम का शोभा बढ़ाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपको बताना चाहूँगी धानुका एग्रीटेक की तरफ से किसान दिवस जो है वो 23 दिसंबर को है, तो कुछ किसानों को जो है वो सम्मानित भी किया जाएगा, वो हम कार्यक्रम में आगे करेंगे। अभी हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और मैं नेक्स्ट जो स्वागत करना चाहूँगी वो धानुका एग्रीटेक से सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट अनियन के हैं मयूर अमेटे सर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और हम जानना चाहेंगे भारत में पहली बार धानुका के साथ हर खेत में जो सफाई अभियान है, ये अभियान क्या है, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं प्लीज़। नमस्कार, मंच पे आसीन सभी पदाधिकारी और हमारे प्रगतिशील किसानों को एक बार फिर धानुका की तरफ से प्रणाम। आज तक सर ने बहुत अच्छी बात की। हमारे एक वक्ता हैं सुबोध जी, वो आपके जो एक प्रश्न है माइकोर, उस पर बात करेंगे। मैं एक अपने प्याज की फसल में और लहसुन की फसल में एक सबसे बड़ी समस्या आती है जिसके ऊपर मैं चर्चा करना चाहता हूँ। आप सभी को मालूम है कि प्याज की फसल में या कोई भी फसल हो, अगर उसमें चारा या खरपतवार को नियंत्रित नहीं किया जाता है तो 30% से भी ज़्यादा किसान को आय में नुकसान होता है। तो उसी समस्या को दूर करने के लिए धानुका एग्रीटेक लिमिटेड आपके लिए एक ऐसा उत्पाद लेके आया है जिसका नाम है वनकिल। अगर आप अपने खेत में प्याज की फसल और लहसुन की फसल में वनकिल का इस्तेमाल करते हैं तो एक साथ आप अपने खेत में से सकड़ी पत्ती और गोल पत्ती के चारे को एक साथ खत्म कर सकते हैं। अगर ये कहा जाए, आज तक पहले यह असंभव माना जाता था कि आपकी प्याज की फसल और लहसुन की फसल में सकड़ी पत्ती और घोल पत्ती के चारे को एक साथ नियंत्रित करना असंभव कहा जाता था। इसीलिए हम कहते हैं कि धानुका ने इसको संभव कर दिखाया है। आप एक साथ अपने खेत में से दोनों प्रकार के चारे को एक साथ अपने खेत को, प्याज की फसल और लहसुन की फसल को इन चारों से सुरक्षित कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। और इस सफाई अभियान में हम सब धानुका परिवार चाहते हैं कि आप सब मिलके धानुका परिवार का साथ दें और आपके खेत में से प्याज और लहसुन की फसल में से गोल पत्ती और सकड़ी पत्ती के चारे को एक साथ खत्म करें। जो खरपतवार होता है वो क्या नुकसान करता है? तो खरपतवार नुकसान करता है आपके खेत में दिए जाने वाले खाद, पानी और सूर्य के प्रकाश के साथ स्पर्धा करता है। आपको मालूम है प्याज की फसल बहुत धीरे वृद्धि करती है, लेकिन
चारा बहुत जल्दी वृद्धि करता है, और जितना भी खाद या आपके खेत में, पोषक तत्व आपके खेत में पड़ा हुआ है, पानी जो आपने दिया है, या प्रकाश संश्लेषण के लिए उस फसल के साथ में स्पर्धा करता है, और इसी स्पर्धा में प्याज और लहसुन का पौधा या किसी भी फसल का पौधा छोटा रह जाता है, और वो सभी पदार्थ जो पौधे को मिलने चाहिए थे, जो वृद्धि पौधे की होनी चाहिए थी, वो वृद्धि चारा कर जाता है, खरपतवार कर जाता है। और जब खरपतवार बड़ा हो जाता है तो हमारे लिए मजदूरी का खर्च, आज सबसे बड़ी समस्या अगर कही जाए, मध्य प्रदेश, गुजरात और सभी स्टेटों की बात किया जाए, सबसे बड़ा खर्चा आज आ रहा है तो मजदूरी का आ रहा है। मजदूर टाइम पे मजदूर नहीं मिलते हैं, तो उस समय क्या किया जाए? तो इसीलिए धानुका आपके लिए लेके आई है वन किल, जिससे आप इन चारों को सर्वनाश कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। अगर समझिए कि अगर चारे को नियंत्रित नहीं किया गया तो क्या होगा? स्पर्धा होगा, जो खाद वो तो खत्म करेगा, लेकिन साथ के साथ आपके खेत में कीटों की संख्या ज़्यादा होगी, फफूंद की संख्या ज़्यादा होगी। आप जो प्याज जो गुणवत्ता प्राप्त करना चाहते हैं वो गुणवत्ता आप कभी प्राप्त नहीं कर सकते, और किसानों को डायरेक्टली आय में नुकसान होता है, उत्पादन में नुकसान होता है। आज किसान जो भी यहाँ बैठा है, हमारे लिए किसानी, हमारे लिए खेती एक व्यवसाय है, और व्यवसाय को व्यवसाय के तरीके से ही लिया जा सकता है। हम लोग उसमें यह नहीं कर सकते कि ये आप कर लीजिए, वो कर लीजिए। आपको नियंत्रण चाहिए, आपको समाधान चाहिए। इसीलिए धानुका आपके लिए वन किल लेके आया है। तो आगे की बात करते हैं, वन किल क्या है? वन किल दो रसायनों का एक ऐसा समूह, एक समावेश, एक संयोजन के द्वारा बनाया गया एक प्रोडक्ट है, जिसके अंदर सकड़ी पत्ती को कंट्रोल करने के लिए एक रसायन को मिलाया गया है, और दूसरा चौड़ी पत्ती के जो गोल पत्ती के नियंत्रण करता है उसके लिए एक पदार्थ के रसायन को मिलाया गया है। उस रसायन को इस तरीके से मिलाया गया है कि जिसकी वजह से क्या होता है, न केवल वो आपके खेत में दूसरे जो भी आप अलग अलग जो भी खरपतवार नाशक मिलाते हैं, सकड़ी पत्ती के लिए मिलाते हैं, गोल पत्ती के लिए मिलाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि उनको मिलाने के तकलीफ, दोनों पदार्थ अलग अलग आते हैं, उनको मिलाना पड़ता है, उसके लिए माप आपको ढूंढना पड़ता है। अगर माप थोड़ा सा भी आगे पीछे होता है तो आपकी फसल में झटका लगता है ना सर, पूरी जड़ पीछे हो जाती। 15 से, मैंने यहाँ तक देखा है, 15 से 20 दिन तक के लिए आपकी फसल दूर नीचे पीछे चली जाती है, और उत्पादन में उसका बहुत नुकसान पड़ता है। तो इसी समस्याओं से बचाने के लिए धानुका आपके लिए वन किल लेके आया है। आप वन किल का एक प्रमाण के साथ चलिए, और आप अपने खेत में से सकड़ी पत्ती और गोल पत्ती के खरपतवार को नियंत्रित कीजिए। दोहरी कार्यविधि मैंने आपको बताया, और एक साथ मिलने की वजह से 1 और 1 11 का काम करता है, इसीलिए लंबी अवधि तक यह नियंत्रण देता है। रेन फास्टनेस मतलब अगर वन किल इस्तेमाल करने के बाद 1 से 2 घंटे के बाद में, 1 से 1.5 या 2 घंटे के बाद में भी अगर बारिश हो जाती है तो किसान को चिंतित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चारे के द्वारा या खरपतवार के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। और अवशोषित होने की वजह से क्या होता है कि 2 घंटे के बाद भी बारिश होती है तो किसान को पूर्ण रिजल्ट वन किल का मिलेगा। और तीसरी, फसल के लिए सुरक्षा, जैसे मैंने आपको बताया, प्याज और लहसुन के फसल के लिए ये वन किल एकदम सुरक्षित उत्पाद है। कैसे काम करता है आप सभी को मालूम है, सिस्टमिक आंत प्रवाह विधि से काम करता है। जब भी आप वन किल को खेत में डालते हैं, चारे के ऊपर ये जाइलम और फ्लोएम दोनों की विधि से ऊपर नीचे जाता है। आप सभी को मालूम है, जाइलम के द्वारा जितना भी पानी है वो ऊपर जाता है, तो जमीन में भी अगर ये वन किल गिरेगा तो जड़ों के द्वारा ऊपर की ऊपर जाएगा, और अगर चारे के ऊपर गिरेगा तो फ्लोएम के द्वारा ये जमीन के अंदर नीचे की साइड मूव करेगा। तो दोनों तरीके से मूव होने की वजह से, दोनों की तरीके से गति रखने की वजह से ये चारे को पूर्णतया नियंत्रित करने के अंदर सुरक्षित सक्षम है। दूसरा, अगर मैं बात करूं तो चारे के फोटोग्राफ दिए गए हैं। बहुत लाख, हमने पिछली बार भी एक मीटिंग में कहा था, सर हिंदी नाम क्यों नहीं रखते यार, दूसरे लोकल नाम क्यों नहीं रखते? सर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, हर 13 किलोमीटर के बाद चारे का नाम बदल जाता है। ये बहुत बड़ी समस्या है। अगर मैं आपको बोलूं, एक एग्जांपल बोलूं, मोथा, ये इसमें कंट्रोल नहीं होता, एक चारा होता है मोथा जिसको बोलते हैं। आप कितने नाम में गिना सकता हूं? राजस्थान में जाइए दाढ़ी कहेंगे, कोई गोंदड़ा कहेगा, कोई चीड़ा कहेगा, कोई चिया कहेगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पे कुछ फोटोग्राफ दिए गए। आपके प्याज की फसल में उगने वाले चौड़ी पत्ती के खरपतवारों को इसको नियंत्रित करता है ये। दूसरा, सकड़ी पत्ती के इलोसाइन हो गया, जिसको आप सामा कहते हैं, ये हो गया, इन सभी को भी ये कंट्रोल करता है। दूसरा, सबसे महत्वपूर्ण बात, कितना इस्तेमाल करना है, कब इस्तेमाल करना है और क्या सावधानी रखनी है, ये 3 पॉइंट बहुत जरूरी है। किसी भी चारा मार को आप जब डाल रहे हैं तो आपको इन 3 चीजों का खास ध्यान रखना चाहिए। पहला, कितना लगाना है, इसको 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसको इस्तेमाल करना है। दूसरा, क्या ध्यान रखनी है,
इसके अंदर कम से कम 100 एकड़ में 150 लीटर पानी जाना चाहिए। हम किसान लोग क्या करते हैं कि 3 पंप बीघा 4 पंप बीघे में हम लोग उसको पूरा खेत को निपटा देते हैं। अगर मैं बात करूं कम से कम 150 लीटर, अगर 15 लीटर का पंप यूज कर रहे हो तो आपको 10 पंप जरूर इस्तेमाल करना है। 400 ml आपको 1 किल का इस्तेमाल करना है। अगर आज बात किया जाए, एक चीज और ध्यान रखने की होती है, जमीन के अंदर नमी बहुत ध्यान रखने वाली चीज है। जमीन के अंदर नमी होनी चाहिए। आप सभी को मालूम है, जब भी हम लोग चारा माल लगाते हैं तो जमीन में ऐसी नमी होनी चाहिए कि पाँव छपना चाहिए। जब भी लगाते हैं तो जब पाँव अगर जमीन में छप रहा है तो इसका मतलब ये उपयुक्त नमी है चारा मार के लिए, 1 किल के लिए। प्याज की फसल, लहसुन की फसल में 1 किल आपको जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। अगर मैं आगे की बात करूं कौन सी अवस्था में इस्तेमाल करना चाहिए, तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है रोपणी यानी ट्रांसप्लांटिंग से 15 से 20 दिनों की अवस्था में चारा जब 2 से 3 पत्ती की अवस्था में होता है, उस अवस्था में अगर आप 1 किल का इस्तेमाल करते हैं तो जो यहाँ पर बताए गए सभी प्रकार के चारों को ऊपर बहुत अच्छी तरीके से नियंत्रित देता है। तीसरा, क्या सावधानी रखनी चाहिए सर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब भी आप इस्तेमाल करें जमीन में नमी होनी चाहिए। दूसरा, जब भी इस्तेमाल करें कोई भी चारा मार में 1 किल की बात नहीं कर रहा हूँ, चारा मार जब भी इस्तेमाल करें कट नोजल का इस्तेमाल करना चाहिए। ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, गोल नोजल का इस्तेमाल नहीं करते। हम भले चारा मार रहे, भले कीट मार रहे या फफूंदीनाशक मार रहे, हम लोग गोल नोजल का इस्तेमाल करते हैं। सर आप सभी को मालूम होना चाहिए गोल नोजल किस लिए लगाई जाती है। स्पेशल कीटनाशक और फफूंदीनाशक के लिए गोल नोजल लगाई जाती है। क्यों लगाई जाती है? क्या होता है कि हमको कीट नजर नहीं आता, कीड़ा नजर नहीं आता, फफूंद नजर नहीं आता, तो हम लोग उसका धुआं करते हैं, ज़्यादा एरिया कवर करने की कोशिश करते हैं, इसीलिए हम लोग गोल नोजल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन चारा तो हमको मालूम है किस जगह उगने वाला है, तो आपको फ्लैट नोजल, कट नोजल जिसको बोला जाता है, जो 1.5 से 2 फुट का पट्टा बनाता है, उसको सीधे हाथ में रख के बिना हिलाए आप सीधे सीधे चलते जाइए। आपको कोई भी चारा मारो, मैं 1 किल की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी चारा मार में आपको कट नोजल का इस्तेमाल करिए, आपको 15 से लेके 20% तक ज़्यादा रिजल्ट मिलता है। उसकी कीमत कुछ नहीं होती, 15 से 20 रुपए की उसकी कीमत होती, प्लास्टिक में लाओ तो, और पित्तल में लाओ तो 50 से 60 रुपए की कीमत होती है, तो उसका जरूर इस्तेमाल कीजिए। तीजी, हाथ को बार बार हिलाना नहीं है। हम किसानों को आरती करने का बहुत शौक होता है, खेत में लेके हम लोग इधर हाथ हिलाया, उधर हाथ हिलाया, इधर हाथ हिलाया, एक साइड में डबल दवा हो जाती है, एक साइड में एक हाथ दवा हो जाती है। तो कृपया आप सीधे हाथ रख के सीधी तरीके से आप उसको चलिए, आपको पूरा एरिया कवर होगा, कोई भी चारा नहीं बचेगा और आपको संपूर्ण नियंत्रण इन प्रकार के चारों में प्याज की फसल में होगा। वापिस कह रहा हूं, अगर आपने प्याज की फसल में सकड़ी पत्ती और गोल पत्ती के चारे को एक साथ नियंत्रित करना चाहते हैं तो आप 1 किल का इस्तेमाल जरूर कीजिए। कुछ रिजल्ट्स यहाँ पे बताए गए हैं, आप देखिए जहाँ 1 किल का इस्तेमाल किया है वहाँ उसमें पौधे का साइज देखिए, क्योंकि उसको पूरा खाना मिला है। अगर चारा नियंत्रित हो गया है, खरपतवार नियंत्रित हो गया, इसीलिए उसको नियंत्रित अच्छी ग्रोथ मिली है। पौधा चारा है, पौधा जो 15 से 20 दिनों के लिए पीछे चला जाता है वो नहीं जाता है। और अंदर जितना भी साफ खेत होता है, आप सभी को मालूम है किसान की सबसे पहली प्राथमिकता क्या होती है, साफ खेत होती है। उसको मालूम है कि अगर मेरा खेत साफ है तो मुझे अच्छी गुणवत्ता मिलेगी, मेरे खेत में रोग नहीं आएगा, मेरे खेत में कीड़े आने की संभावना कम होगी। ये कुछ रिजल्ट्स और बताए गए हैं, आप देख लीजिए दोनों प्रकार के खेत। प्याज और लहसुन की फसल में स्वस्थ खेत और एकदम अच्छा खेत चाहिए, बिना चारा का खेत चाहिए, तो आपको 1 किल का इस्तेमाल करना जरूर आवश्यक है। तो धन्यवाद एक बार फिर आप सभी को, धानुका परिवार की तरफ से प्रणाम, आप सभी को कोटि नमन, धन्यवाद, जय हिंद। बहुत धन्यवाद सर। तो मैंने जैसे कहा था, वादा किया था कि एक सवाल पूछा जाएगा आपसे, तो सर मैं चाहूँगी जो आपने बताया उससे रिलेटेड कोई सवाल पूछें आप। बहुत आसान सवाल पूछना चाहूँगा मैं। प्याज की फसल में सकड़ी पत्ती और गोल पत्ती के चारे को आप एक साथ नियंत्रित करना चाहते हैं तो उस खरपतवार नाशक या चारा मार दवा का नाम क्या है? बहुत आसान सवाल है और सब पार्टिसिपेट कीजिए, नाम बताइए नहीं, हाथ ऊपर कीजिए और मैं चाहूँगा सब पार्टिसिपेट करें। प्लीज सर आप सेलेक्ट कीजिए। 1 किल। बहुत सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर इधर आ जाइए, सर आइए यहाँ, सर ऊपर आ जाइए। तो अभी हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अभी जैसे कि सर ने आपको बताया धानुका के बारे में, आप अगर नंबर नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप नंबर नोट डाउन कर सकते हैं। धानुका एग्रीटेक का टोल फ्री नंबर, कोई भी अगर समस्या है तो आप पूछ सकते हैं। कार्यक्रम के अंत में हम क्वेश्चन आंसर भी करेंगे कि इससे रिलेटेड जो डिस्कशन हुआ है उससे रिलेटेड अगर कोई समस्या है तो आप यहीं पर पूछ सकते हैं। धानुका एग्रीटेक का टोल फ्री नंबर है 1800
1021022। फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगी 1800 102 10 22। तो मैं नेक्स्ट निवेदन करना चाहूँगी, जो आज का हमारा सब्जेक्ट है ट्रैक्टर उद्योग में नई खोज, और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं शशांक पाल सर, प्रोडक्ट मैनेजर CNH इंडस्ट्रियल से। सर, आपका स्वागत करना चाहूँगी कार्यक्रम में, और आपसे निवेदन करना चाहूँगी आप बताएं कि ट्रैक्टर उद्योग में नई खोज के बारे में बताएं। सभी को सादर प्रणाम। मेरा नाम शशांक पाल है। मैं CNH इंडस्ट्रियल की तरफ से यहाँ पे आपके समक्ष उपलब्ध हूँ, और मेरे साथ में मेरे जो सहयोगी हैं धीरेन्द्र ओझर जी, और जो यहाँ पे हमारे वो डीलर साहब हैं चंदन जी उपलब्ध हैं। जो भी आपकी समस्या या ट्रैक्टर के बारे में, चाहे वो न्यू हॉलैंड के बारे में है या किसी भी ट्रैक्टर के बारे में है, तो वो सारी समस्या या उससे रिलेटेड जो भी सुझाव आपको जानना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे आपको जानकारी देने के लिए उपलब्ध हैं। हम यहाँ पे मध्य प्रदेश में आज इंदौर में हैं, तो यहाँ पे जो हमारे वो डीलर हैं वो श्री राम एग्रो, उनकी प्रोफाइल की हम बात करें तो चंदन जी यहाँ पे उपलब्ध हैं, जो न्यू हॉलैंड के साथ में 2006 से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। इनकी यहाँ पे वो टोटल 2 ब्रांचें हैं। तो लिफ्टिंग कैपेसिटी जो हमने यहाँ पे नापी है, जो औजार यहाँ पे मेन रूप से चलते हैं, उनकी जो भार है वो 1500 किलो 1600 किलो के आसपास है। तो कम से कम 1700 किलो का ये अनुमान है कि लिफ्टिंग कैपेसिटी ये ट्रैक्टर के अंदर होनी चाहिए। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है जो एक अनियन या प्याज की खेती में किसान की ज़रूरत होती है कि ये फीचर एटलीस्ट ट्रैक्टर में होने चाहिए। क्योंकि हम न्यू हॉलैंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ऐसे कई सारे फीचर्स हमने इसी सोच के साथ में यहाँ पे दिए हैं कि ताकि उस एप्लीकेशन, उस पोटैटो या अनियन के लिए, प्याज की खेती के लिए हमारा ट्रैक्टर ये सबसे बेहतर हो। तो आगे मैं आपको अपने अनियन की खेती, स्पेशल जो प्याज की खेती है, इसके लिए 2 मुख्य ट्रैक्टर है हमारे पास में। जिसमें पहला ट्रैक्टर आप देख पा रहे हैं 3600-2 ऑलराउंडर है, जो 50 HP में है। और इस साइड में आप देख पा रहे हैं तो हमारा एक्सल 5510, क्योंकि मार्केट में 2 तरह के कस्टमर की प्रोफाइल है, उसके हिसाब से हमने अपने ट्रैक्टर की डिज़ाइन की है। एक प्रीमियम स्टाइल है और एक हमारी स्टैंडर्ड स्टाइल में है। दोनों में वो सारे फीचर्स उपलब्ध हैं जो बेसिक रिक्वायरमेंट जो हमने ऊपर लिखे हैं वो फुलफिल होने चाहिए, वो फीचर होने चाहिए। उसके अलावा कस्टमर तो जितना ज़्यादा कंफर्ट, जितना ज़्यादा स्टाइल और बाकी अदर फीचर की रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से हमने अपने ट्रैक्टर की डिज़ाइन की हुई है। तो ये आप देख पा रहे हैं कि पोटैटो प्लांटर के ऊपर हमारा ये ट्रैक्टर चल रहा है। पहला है -2 और दूसरा है अपना 5510। तो यहाँ पे जो सबसे पहला मॉडल हम यहाँ देखने वाले हैं वो है हमारा एक्सल 5510। तो जैसा कि हमने बात किया था कि 10 से 12 फीट प्रति मिनट की स्पीड होनी चाहिए, तो हमारे 5510 में जो स्पीड है वो 5 से लेकर 14 है। जैसी कस्टमर की सॉइल या उसकी जो भी ज़मीन है, जो जिस तरह वो बोना चाहता है, उस हिसाब से वो 5 से 14 के बीच में अपना स्पीड का सिलेक्शन, अपना स्पीड का चुनाव वो आसानी से कर सकते हैं। अगला फीचर हमने बोला था PTO स्पीड, तो हमारे पास 540 स्टैंडर्ड और कम RPM पे चलाने के लिए 540 इकोनॉमी, ये दोनों स्पीड उपलब्ध है। इसके अलावा PTO पावर 49.5 मतलब 50 HP के ट्रैक्टर में 46 हॉर्स पावर की PTO स्पीड सिर्फ न्यू हॉलैंड में उपलब्ध है। अन्य किसी भी कंपनी का ट्रैक्टर आप देखते हैं जो 50 HP श्रेणी में है, तो उसकी पावर इतनी आपको नहीं मिलती है। इसके बाद हम बात करें एर्गोनॉमिक, मतलब कि कंफर्ट की बात करें, तो हमारा ट्रैक्टर फ्लैट डेस्क है, मतलब कि उस पर आप जब ड्राइवर सीट पे बैठते हैं तो ये जो वहाँ पे ये प्लेटफॉर्म है वो पूरा ओपन और ये फ्लैट है, जिससे आपको आसानी से चढ़ने उतरने में और बैठने में वो सुविधा रहती है। इसके अलावा सबसे लास्ट हम बात करें हाइड्रोलिक कैपेसिटी, तो 5510 में जो हमारी भार उठाने की क्षमता है वो है 2000 किलो। ये हमारा पहला मॉडल है। इसके अलावा दूसरा मॉडल जो 3600-2 ऑलराउंडर है, उसमें आप देखेंगे तो इसमें भी हमारे पास में स्पीड जो है ये अपना 9 से लेकर 16 किलोमीटर की स्पीड हमारे पास में मिलती है। लिफ्ट इसमें PTO स्पीड की बात करें तो 540 स्टैंडर्ड और इसके साथ में रिवर्स PTO मतलब उल्टा PTO घूमने की भी सुविधा इसमें रहती है। दोनों ही ट्रैक्टर की PTO पावर की हम बात करें, PTO पावर जो PTO में ताकत मिल रही है हमें, जहाँ से आप अपना इम्प्लीमेंट चलाते हैं, तो वो है 46 HP। इसके बाद कंफर्ट की हम बात करें तो ये भी एक साइड शिफ्ट
हमारा ये प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको आसानी से चढ़ने उतरने और ऑपरेटर स्पेस अच्छा मिलता है। इसके बाद लिफ्ट क्षमता की बात करें तो इस मॉडल में जो हमारी लिफ्ट कैपेसिटी है वो है 1700 किलो। ये खुशी की बात है कि आज जो इस सभा में सभी बैठे हैं इसमें हमारे पास में हमारे 5510 और जो हमारे 3600-2 ऑलराउंडर, इन दोनों के ही कस्टमर यहाँ हमारे साथ में है। हम उनका भी अनुभव लेंगे कि वो प्याज की खेती में चला रहे हैं तो उनका क्या अनुभव है कि ट्रैक्टर में स्पीड कैसी है, पावर कैसी है। नेक्स्ट हम बात करें, जैसा कि मैम ने बोला कि इसी से हम क्वेश्चन भी पूछेंगे कि आप तो चीज़ें समझ में आई या आप ध्यान से सुन रहे थे या नहीं सुन रहे थे। तो यहाँ से अब हमारा चालू करते हैं कि 55 का जो सबसे पहला मॉडल था उसमें ऐसी क्या फीचर हैं। जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो हमने आपको बताई कि बेसिक जो 5 चीज़ें ट्रैक्टर में होनी चाहिए वो तो है मेरे ट्रैक्टर में। इसके अलावा कोई हमारा कस्टमर, कोई किसान 5510 ट्रैक्टर लेता है तो उसमें इसके अलावा और क्या फीचर मिलता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसकी जो टैगलाइन है वो है इसके जैसा कोई नहीं। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आगे जो फीचर हम बताने वाले हैं वो ऐसे फीचर्स हैं जो इस श्रेणी में अन्य किसी भी ट्रैक्टर के पास में उपलब्ध नहीं है। जैसे ये हमने एक ऐड बनाया है आपके लिए कि प्याज की खेती के लिए हमने ये आपके एमपी में और कई सारे अदर रीजन जहाँ पे प्याज की खेती होती है तो उनके लिए ये हमने डिजिटल ऐड भी चलाया था कि ये ऐसा ट्रैक्टर है जो प्याज की खेती के लिए सबसे बेहतर है, जिसमें 5 फीट से लेके 14 फीट की स्पीड मिलती है, जो प्याज के लिए सबसे ज़्यादा सही स्पीडें हैं, जो सिर्फ और सिर्फ 5510 में आपको देखने को मिलती है। दूसरे क्या मार्केट में बोल रहे हैं, क्या बेचते हैं, वो भी हम थोड़ा उतना डिटेल में तो नहीं, बट मोटा मोटी उनका क्या बोलना रहता है अपने ट्रैक्टर के बारे में वो हम देखेंगे। बाहर हमारा ट्रैक्टर भी आप देखोगे तो वो ऑलरेडी उस स्पीड पे ऑलरेडी रनिंग कर रहा है जिस स्पीड पे आप प्याज की खेती में चलाते हैं। वो हमने इसीलिए दिखाया ताकि आप उस चीज़ को समझ पाएँ कि प्याज की क्या ज़रूरत है और सही में वो ट्रैक्टर में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। जो बेसिक था उसके अलावा हम स्टाइल की बात करें तो 5510 हमारा एक्सेल स्टाइल प्रीमियम मॉडल में आता है, जो कि एक फ्यूचरिस्टिक हम बात करें कि आगे आने वाली नई टेक्नोलॉजी से जैसे दिखने वाला ट्रैक्टर है। इंजन की बात करें तो क्योंकि सारे चीज़ें इंजन से ही ऑपरेट होते हैं और इंजन से ही पावर मिलती है, तो पीटीओ पावर हमारी 46 है, टॉर्क 210 है, बैकअप टॉर्क 22 है और डीजल की खपत पावर ज़्यादा होने की वजह से ऐसा नहीं है कि हमारा डीजल भी ज़्यादा खाता है। इंडस्ट्री में 50 HP के श्रेणी में सबसे कम डीजल खाने वाला ट्रैक्टर हमारा 5510 है। ट्रांसमिशन की बात करें तो इसमें हमारे पास में सिंक्रोमेश टाइप का गियर बॉक्स उपलब्ध है। स्पीड हमारी 20 फॉरवर्ड और 20 रिवर्स स्पीड है, जो इस श्रेणी के किसी भी ट्रैक्टर में आपको देखने को नहीं मिलती है। शटल फीचर है, मतलब मैं फॉरवर्ड और रिवर्स जाने के लिए आपको क्लच दबाने की ज़रूरत नहीं है, एक शटल के माध्यम से ही आप अपने ट्रैक्टर के फॉरवर्ड और रिवर्स मूवमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। और पिछला वाला जो एक्सल है वो है ये प्लानेटरी ड्राइव। पीटीओ की बात करें तो जैसा मैंने बताया 540 इकोनॉमी, इसके अलावा रिवर्स पीटीओ और ग्राउंड स्पीड पीटीओ भी है और साथ में इंडिपेंडेंट, मतलब इकोनॉमी पीटीओ चलाने के लिए सिर्फ एक लीवर की भी सहायता से आप पीटीओ को ऑन ऑफ कर सकते हैं। हाइड्रोलिक की बात करें तो हमारे पास में 2000 और ऑप्शनल के तौर पे 2500 भी उपलब्ध है कि किसी कस्टमर को ज़्यादा ज़रूरत है तो 2500 वाला भी एक वेरिएंट एक ट्रैक्टर हमारे पास में उपलब्ध है जो वो ले सकते हैं। कंफर्ट की बात करें तो फ्लैट डेस्क है, मतलब कि पूरा ही प्लेटफॉर्म है, जो प्लेटफॉर्म एकदम सपाट है जिससे आप आसानी से चढ़ उतर सकते हैं। सेफ्टी फीचर की बात करें तो ये ट्रैक्टर ROPS के साथ में आता है कि ट्रैक्टर पलट भी जाए तो उसमें ROPS होने की वजह से ट्रैक्टर या जो भी हमारा ग्राहक है, किसान है, उसे किसी प्रकार की असुविधा ना हो। इसके बाद जो हमारा अगला मॉडल है वो है 3600-2 ऑलराउंडर। जो बेसिक हमने फीचर देखे कि क्या प्याज की खेती के लिए होने चाहिए, उसके अलावा क्या अन्य फीचर हैं वो हम देखते हैं। तो पीटीओ पावर, ये ट्रैक्टर के ऊपर लिखी हुई होती है कि इसकी पीटीओ पावर 46 हॉर्स पावर है। कोई भी कंपनी आपसे ये पावर छुपा नहीं सकता, इसलिए हमने भी वही फोटो लगाई जो हम ट्रैक्टर में आपको बता रहे हैं और जो ट्रैक्टर पे लिखी हुई है, जो कि है 46 हॉर्स पावर। ड्रॉप और पावर, मतलब खींचने की जो ताकत है वो भी हमारी आप देख पा रहे हो सबसे ज़्यादा है। टॉर्क मतलब जिस ट्रैक्शन की वो ज़रूरत है आपको किसी इम्प्लीमेंट को चलाने के लिए, चाहे वो पुलिंग इम्प्लीमेंट है या कोई भी अन्य इम्प्लीमेंट है, तो वो भी अपने श्रेणी में 210 न्यूटन मीटर का टॉर्क है जो सबसे ज़्यादा है। SFC, इसके साथ में डीजल की खपत जो हमारा ट्रैक्टर है वो अपनी श्रेणी में सबसे कम है, तो ज़्यादा पावर और सबसे कम डीजल। स्पीड, रोड स्पीड की हम बात करें तो सबसे तेज भागने वाला ट्रैक्टर रोड पे हमारा ही है, जो कि सर्वाधिक रोड स्पीड है।
इसके अलावा लिफ्ट कैपेसिटी की हम बात करें तो हमारी 1700 kg की लिफ्ट है। ये स्लाइड स्पेशली आपके लिए इसलिए बनाई कि जब आप मार्केट में किसी ट्रैक्टर से चुनाव करते हैं तो कई सारे दूसरी कंपनी के ट्रैक्टर भी आप तो बोलते हैं हाई लो है तो ये ट्रिपर में चलेगा। तो यहाँ पे हमें समझना है, कई सारे कस्टमर जो हमारे पास बाद में आते हैं कि गलती से मैंने दूसरे ट्रैक्टर से ले लिया, उसमें हाई लो मीडियम था बट वो उतनी स्पीड नहीं दे रहा जो हमें चाहिए था। तो ये चीज़ें हमें ट्रैक्टर पे समझना है। हम क्यों बात कर रहे हैं कि स्पीड पे, हमने क्यों बात नहीं किया कि मेरे पास 20/20 स्पीड है, मेरे पास सिंक्रोमैस है, मेरे पास हाई लो मीडियम है, क्योंकि आप जो बेसिक जो ज़रूरत है वो स्पीड है कि वो जो स्पीड आपको चाहिए 5 से 12 फीट प्रति मिनट वो आपको मिलनी चाहिए, जो कि हाई लो में नहीं मिलती। ऐसे भी ट्रैक्टर मार्केट में हैं जो हाई लो मीडियम में हैं, वो भी बोलते हैं कि आपको वो स्पीड मिलेगी जो आपको प्याज के लिए चाहिए, लेकिन उनके पास भी हाई लो मीडियम है पर वो स्पीड नहीं होती जो एक प्याज के किसान को अपने ट्रैक्टर या अनियन प्लांटर को चलाने के लिए ज़रूरत होती है। हमारे पास जो स्पीड है, हम जो बोल रहे हैं वो ये है कि हमारे पास हाई लो के साथ में ट्रिपर स्पीड है। ट्रिपर स्पीड वो स्पीड होती है, ट्रिपर स्पीड वो स्पीड होती है जिसमें आपका प्याज का जो प्लांटर है उसके लिए सही स्पीड होनी चाहिए, तो वो हमारे पास में उपलब्ध है। इसके अलावा हाई लो मीडियम जो मैंने आपको 5510 मॉडल की बात की, उसमें हमारे पास में हाई लो मीडियम के साथ में भी ट्रिपर का ऑप्शन है, क्योंकि हम बेहतर तरीके से समझ पाते हैं कि एक किसान को प्याज की खेती में ट्रैक्टर चलाना है तो असलियत में उसकी क्या ज़रूरत है, कितनी स्पीड होनी चाहिए और उसके हिसाब से स्पीड हमारे ट्रैक्टर में है या नहीं है। तो आप देख पा रहे हैं हाई लो मीडियम के साथ में ट्रिपर हमारे 5510 में और हाई लो के साथ में ट्रिपर हमारे पास में -2 ऑलराउंडर। तो जैसे हमारे किसान की ज़रूरत वैसे हम अपने ट्रैक्टर में सुविधा देते हैं ताकि वो अपने जो भी इम्प्लीमेंट चलाना है वो सुविधा अनुसार चला पाएँ। ये हमारा ट्रैक्टर है जो कि आप देख पा रहे हैं कि असलियत में सही मायने में हम देखें तो प्याज के लिए सबसे बेहतर जो ट्रैक्टर है तो वो है 5510 जो पहली पसंद है हमारे किसान की मध्य प्रदेश में, और इसके अलावा जो दूसरी पसंद है वो भी न्यू हॉलैंड की ही है जो कि है 3600-2 ऑलराउंडर। ये दोनों ही 50 HP के ट्रैक्टर हैं जो अनियन के लिए, प्याज की खेती के लिए सबसे बेहतर ट्रैक्टर माने जाते हैं। ऐसा हम नहीं बोल रहे, आप ही की सभा में उपलब्ध कई सारे हमारे न्यू हॉलैंड के 5510 और -2 ऑलराउंडर के जो किसान हैं ऐसा उनका मानना है, और उन्हीं के अनुसार हमने अपने ट्रैक्टर में वो सारी सुविधाएं दी हैं। वो हवा में उड़कर विलन नहीं मारते पर भूख प्यास जैसे विलन का खात्मा जरूर करते हैं, तभी है ये असली हीरो। ये जिम में घंटों पसीना नहीं बहाते पर जब तक इनके पसीने से धरती ना सींचे तब तक खेतों में हरियाली नहीं आती, तभी है ये असली हीरो। न्यू हॉलैंड की बेहतरीन माइलेज, पावर और रफ्तार हर असंभव को संभव कर दिखाए। न्यू हॉलैंड, असली हीरो की असली ताकत। असली हीरो कौन है? आप हैं, किसान हैं, राइट। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ भी एक वो चैलेंज था कि कम समय में आपको सारी जानकारी देनी है, तो इसके अलावा किसी भी ट्रैक्टर का आपको डिटेल में जानना है तो ट्रैक्टर बाहर लगे हुए हैं, उस पर भी हम जाते हैं इन डिटेल में वो चीज़ें समझेंगे, और किसी को ट्रैक्टर चलाना है, वॉच अराउंड लेना है, एक्सपीरियंस लेना है ट्रैक्टर में, जो चीज़ें हमने यहाँ बताई तो वो चीज़ें हम इन ट्रैक्टर के ऊपर भी और बेहतर तरीके से दे सकते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जैसे कि मैंने कहा था कि एक सवाल पूछा जाएगा। सर, सवाल आपका। मेरा क्वेश्चन यही है कि 5510 के ऊपर एक लाइन लिखी थी मैंने, याद है आपको? यस सर, सर अपना नाम, कहाँ से हैं आप और जवाब। मेरा नाम दीपक पटेल है, गांव बनेडिया। उसके ऊपर जो लाइन लिखी है, इस जैसा कोई नहीं। जोर से बोलिए। इस जैसा कोई नहीं। और जोर से। इस जैसा कोई नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। आइए। और भी हमारे साथ कई सारे स्पीकर्स हैं, तो कई और सवाल भी पूछे जाएंगे, कई और इनाम भी है, और जैसा मैंने आपको बताया कि सर्टिफिकेट कुछ प्रगतिशील किसानों को हम लोग आज दे रहे हैं, वो भी होगा। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, अगर आप CNH इंडस्ट्रियल का टोल फ्री नंबर नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप नोट कर सकते हैं 1800-419-0124 1800-419-0124। तो हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और मैं नेक्स्ट जो निवेदन करना चाहूँगी, हमारे साथ हैं मिसेस शेरली थॉमस मैम, PD आत्मा, फार्मर्स वेलफेयर एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, इंदौर, मध्य प्रदेश से। मैम, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, और हम जानना चाहेंगे कि किसानों के लिए, मध्य प्रदेश के किसानों के लिए
एग्रीकल्चर में कौन कौन सी योजनाएं अभी है जिसका लाभ उठा सकते हैं, इसके बारे में बताएं प्लीज़। इंदौर ज़िले के सभी किसान बंधुओं का मैं स्वागत करती हूँ आज के कार्यक्रम में। आप सभी बहुत धैर्यपूर्वक यहाँ हम सबको सुन रहे हैं, लेकिन साथ साथ में मैं धन्यवाद भी दूंगी पूरी टीम को जो यहाँ पे मुख्य आयोजन करता है कि बहुत संक्षिप्त में और समय का बंधन रखते हुए, बहुत लंबा लेक्चर नहीं चल रहा है, तो समय का बंधन रखते हुए आप लोग के सामने जो चर्चा की जा रही है उसका आप लाभ भी उठाइए और इन सब का भी हम आभारी हैं। किसान बंधुओं, जैसे बात चल रही थी अभी मिश्रा साहब के लेक्चर में, उन्होंने बताया प्राकृतिक खेती के बारे में, कुछ मिट्टी की संरचना सुधारने के बारे में, मिट्टी को जीवित करने के बारे में। तो इस समय जो सबसे महत्वपूर्ण कोई योजना शासन द्वारा जो चलाई जा रही है और जाएगी, वो है नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग। ये योजना प्राकृतिक खेती को बढ़ावा करने के लिए है और आप सभी किसान बंधुओं से ये निवेदन है कि कुछ हिस्सा आपकी ज़मीन का आप प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़िए। कम से कम आधा बीघा 1 बीघा से उसको शुरुआत करेंगे और क्योंकि ये योजना जब संचालित होगी तो 50 किसान एक ग्राम पंचायत के अंतर्गत जो जितने गांव आते हैं, 2 गांव या 1 गांव, उसके बीच में 50 किसानों को संगठित करना होगा और वो 50 किसानों को 1-1 हेक्टेयर में करना होगा खेती। ये 1 साल के अंदर अंदर ये चीज़ अपन शुरू करेंगे, लेकिन वो 1 हेक्टेयर तक पहुंचने के लिए हमको अभी से मन बनाना पड़ेगा कि इतना आसान भी नहीं है प्राकृतिक खेती करना। तो मन बनाने के लिए अभी इस समय आप उसको आधा बीघा 1 बीघे से शुरू करेंगे और किस तरह करना है उसके लिए हम सब आपके साथ में हैं। सबसे प्रथम आपको मिट्टी की जांच करानी है। मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला इंदौर में है, आप लोग जानते होंगे। भंवरकुआ के पास में IT पार्क के सामने इंदौर में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला है, जहाँ पे निःशुल्क जांच आपकी होती है। करीब 9 तत्व मिट्टी में जो मौजूद है, नाइट्रोजन, स्फूर, पोटाश के अलावा 6 अन्य तत्व, इसलिए इस हिसाब से 9 तत्वों की जांच होती है। शासन द्वारा ये जो योजना मृदा स्वास्थ्य परीक्षण योजना है, ये निःशुल्क है किसानों के लिए। केवल आपको सही नमूना लाना है। नमूना निकालने की विधि आप सबको पता है। 9 इंच गहरा करना है गड्ढा V आकार का और उसके अंदर से मिट्टी निकाल के, बाकी उसकी जो दीवार बनती है उसमें से मिट्टी खुरेद के उसको इकट्ठा करके करीब आधा किलो 1 किलो मिट्टी को आपको मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला में देना है। आप स्वयं से दीजिए। आपकी मिट्टी की जांच है, सही आना ज़रूरी है। दूसरों पे कई बार हम निर्भर रहते हैं तो उसके कारण हमारी मिट्टी की जांच सही नहीं आती है। नमूना आप सही तरीके से नहीं लेते, उसके कारण भी मिट्टी की जांच आपकी सही रिपोर्ट नहीं मिलेगी। आपकी मिट्टी को जीवित रखना है, उसके लिए जांच सही नमूना लेके करना आवश्यक है। ये जो 9 तत्व मैंने बताया, उसके अलावा कुछ और भी है जो OC ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा, जिसको हमको कम से कम 0.5 तक तो लेके आना है। तो ये महत्वपूर्ण योजनाएं शासन द्वारा चलाई जा रही है। इसके अलावा प्राकृतिक खेती की जब हम बात करेंगे तो इतने किसान बंधु हमारे यहाँ बैठे हैं, आप सभी से निवेदन है कि आप सभी जीवामृत बना के उसका उपयोग करेंगे। कुछ लोग कर भी रहे होंगे, लेकिन जो नहीं कर रहे हैं वो ये रबी की मौसम में हम सब सिंचाई देते हैं। गेहूं की फसल हो, आलू तो लगभग निकलने में आ गई है, लहसुन की फसल खड़ी हुई है, आप प्याज की फसल लगाने वाले हैं। ये सभी फसलों में कम से कम 1-1 बीघे में जीवामृत का उपयोग करिए। कुछ कर भी रहे होंगे ना, हाथों पर करिए जो कर रहे हैं। हाँ, ये गिने चुने 10-12 लोग कर रहे हैं, पर बाकी से भी मेरा ये निवेदन है, यहाँ बैठे हैं आप सब, अलग अलग गांव से आए हैं। 10 किलो गोबर, 10 किलो गौमूत्र, 1 किलो बेसन, 1 किलो गुड़ और 2 मुट्ठी बड़ के पेड़ के नीचे की मिट्टी, केवल ये 5 तत्व ही चाहिए हमको। इसको 200 लीटर की कोठी में डाल के 2 दिन छोड़ना है। तीसरे दिन के बाद में आप इसको उपयोग करने लायक ये हो जाता है। 2 दिन में केवल आपको हाथ घड़ी की सुई की दिशा में इसको घुमाना है और तीसरे चौथे दिन से ये 200 लीटर जो जीवामृत बताया हमने, वो 1 एकड़ के लिए, 1 बीघा 1.5 बीघा समझ लीजिए, उसके लिए पर्याप्त है। तो मैं सभी से चाहूँगी, हमारे सभी किसान बंधु जो आए हैं, आप लोग इसका उपयोग करिए। बहुत खर्चे वाली चीज़ नहीं है, जिससे कि मिट्टी पोली होगी और मिट्टी में हवा की मात्रा बढ़ेगी। जैसे पोली होगी जितनी, उतनी हवा की मात्रा बढ़ेगी और जीवाणुओं की संख्या बढ़ेगी। जीवाणुओं को भी सांस चाहिए और मिट्टी में जो सांस जो हवा रहती है उसी से वो सांस लेते हैं। कृपया मिट्टी में जान लाने की कोशिश करिए।
दूसरी चीज़ मैं महत्वपूर्ण आपको ये बताना चाह रही हूँ कि फसल जो हम ले रहे हैं उसमें विविधीकरण लाने का प्रयास करिए। फसल विविधीकरण लाना अति आवश्यक है। केवल एक ही फसल आप लेते हो तो उसमें कई बार नुकसान होता है, एक ही वैरायटी आप लेते हो उसमें भी कई बार नुकसान होता है। आत्मा के अंतर्गत हम लोग बहुत सी नया चीज़ करवाते हैं, हर साल कुछ एक नया चीज़ करना बहुत ज़रूरी है। पिछले 5-1 साल से अजोला से लेके बहुत सारी नई नई चीज़, अभी पिछले 2-1 साल में हम लोग थोड़े से औषधि की तरफ बढ़े जब से कोविड हुआ है और हम और आप सब स्वास्थ्य की तरफ कुछ ज़्यादा ही जागरूक है, तो उसकी तरफ बढ़ने का ही नतीजा था कि हमने अश्वगंधा के बाद में अक्कर करा। इस बार हमने कुसुम की खेती, कुसुम सामान्यतः आप लोग करते ही आ रहे हो और वो कांटे वाली कुसुम ज़्यादातर आप लोगों ने किया होगा पहले, पर अब कांटे वाला कुसुम नहीं, सैफ फ्लावर जिसको कहते हैं, जिसका सफोला तेल बनता है। मतलब सफोला तेल सीधे सीधे दिल की जो बीमारियां, हार्ट की बीमारियों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो ये उसी के उद्देश्य से हमने ये चीज़ करा है और बिना कांटे वाली वैरायटी अब आ गई है। इंदौर कृषि महाविद्यालय से निकली हुई वैरायटी है बिना कांटे वाली, उसको हमने करीब 20-25 किसानों के यहाँ पे करवाया है। कुसुम के बीज जिसका MSP आपको इस बार पता होगा, शासन ने बढ़ाया उसका रेट 5,500 के ऊपर है क्विंटल। तो कुसुम के बीज के साथ साथ में हमने उसकी पंखुड़ी, पेटल्स जिसको कहते हैं, उसको उद्देश्य रखते हुए करा है, क्योंकि नीमच मंडी में उसका रेट लगभग 1,30,000, पिछले बार का मैं बता रही हूँ 1,40,000 तक गया था प्रति क्विंटल। किसका? कुसुम की पंखुड़ी का रेट। तो अब ये पंखुड़ी जब हम तोड़ लेते हैं 3 महीने में, उसके बाद 2 महीने और छोड़ते हैं तो फिर उसका बीज भी आ जाता है। तो ये दोनों चीज़ एक चीज़ है। तो ये 20-25 किसानों के बीच में एक प्रयोग के रूप में किया है, 1-1 बीघा लिया है, उसमें से कई किसान यहाँ बैठे भी हैं, उनकी फसल भी अच्छी है क्योंकि वो एक अलग ग्रुप बना उसमें वो डालते रहते हैं। अब देखते हैं ऐसा कुछ है तो फिर उस चीज़ को भी हम बढ़ाएंगे। तो किसान बंधु, आप लोग से निवेदन यही है कि संक्षिप्त में मैं अपने वाक्य को ख़त्म करना चाहूँगी कि आप सभी प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़िए। बहुत ज़रूरी है हमारी मिट्टी को जीवित रखना। शासन की जितनी योजनाएं चल रही है, चाहे वो प्राकृतिक खेती की हो या फिर मृदा स्वास्थ्य की जो योजना चल रही है उसकी हो, उसका निःशुल्क लाभ लीजिए। आपके बीच में ही प्रयोगशाला है जो निःशुल्क जांच करके देती है। और तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ मैंने आज बताई आपको, फसल विविधीकरण के बारे में, सिर्फ एक फसल पे हम निर्भर नहीं रहेंगे, और अगर एक फसल आप लेते हो तो एक वैरायटी पे बिल्कुल भी निर्भर नहीं रहेंगे। बीज भी आपको मिल जाएंगे और वैरायटी रिप्लेस करने का प्रयास करिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैम एक सवाल आप मैंने आपसे बात करी थी मृदा स्वास्थ्य पत्रक की, है ना, मिट्टी की जांच करवाते हैं। मिट्टी की प्रयोगशाला IT पार्क के सामने है इंदौर में। अब आप यदि मिट्टी का नमूना वहाँ लेके जाते हैं तो कितने तत्वों का जांच होता है? माइकॉन। नाम कहाँ से आप? सर आपका नाम कहाँ से हैं आप? सभी भाइयों को जय श्री राम। मैं दिनेश चौधरी, गांव सिंदोड़ा, जिला इंदौर, और 9 तत्वों का जांच होता है। आप लोग बहुत गौर से सुन रहे हैं। हम पिछले 10-12 दिनों से हमने 4 चौपाल लगाया है और यहाँ के जो किसान हैं वो सबसे ज़्यादा एक्टिव है। हमारे साथ और भी एक्सपर्ट्स हैं जो चारों जगह गए हैं, तो आप लोग बहुत गौर से सुन रहे हैं। तो आगे हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और मैं निवेदन करना चाहूँगी चेतन सर को, जो रूरल टेरिटरी सेल्स मैनेजर है हुंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड से। ये आपको बताने वाले हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए हुंडई की कौन कौन सी रेंज है, गाड़ी आप कौन सा ले सकते हैं, तो इसके बारे में बताएंगे। सर आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। You can ask, what keeps me ahead? I'll answer, my drive. And what if the day is a strain? I'll find a way to recharge. Is it hard to be in the hot seat? With this comfort, I can do this all day. Aura makes you shine. सबसे पहले तो मैं ग्रीन टीवी द्वारा आयोजित किसान चौपाल में समस्त पदाधिकारी जो यहाँ पहुँचे हैं कृषि कल्याण विभाग से, आयोजकगण में मेरे साथ न्यू हॉलैंड और धनुका से मौजूद हैं मेरे साथी, और सामने बैठे समस्त किसान भाई और बहनें जो यहाँ प्याज की फसल और ट्रैक्टर टायर रख रखाव पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं।
सभी को हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद जो यहाँ पधारे हैं, और सभी का बहुत स्वागत है। जैसा कि धानुका ने भी बताया कि देश के किसानों के बगैर देश आगे नहीं बढ़ सकता, देश नहीं चल सकता। तो देश का चलना जितना महत्वपूर्ण है, देश का तेज़ गति से चलना उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और हम चाहते हैं कि जितने कम समय में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करें, अपने समय को बचाने के लिए कुछ प्रयास करें, उतना हमारे लिए अच्छा है। तो हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड ऐसी कारें लाता है आपके लिए जो आपके ट्रैवल टाइम, जो आपकी यात्रा के समय को कम करता है। तो हम जानेंगे कि हुंडई है क्या और कैसे उत्पाद आपके सामने लेकर के आती है। तो जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, हुंडई किन चीज़ों के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है? मॉडर्न एंड प्रीमियम। हर ग्राहक ये चाहता है कि जो भी वो गाड़ी खरीदे, वो गाड़ी तकनीकी रूप से बहुत उत्तम हो, जो नई हो, पुरानी जैसी ना दिखे, जिसका डिज़ाइन पुराना ना हो, ऐसा डिज़ाइन हो, ऐसी तकनीक उसमें इस्तेमाल की गई हो जो पहले कभी नहीं देखी गई हो। हुंडई वैसी गाड़ियाँ आपके लिए बनाता है। डिपेंडेबल, यानी कि जिन गाड़ियों पर आप विश्वास कर सकते हैं, वैसी गाड़ी हुंडई बनाता है। इसके बाद हम लोग विश्वास रखते हैं ऐसा अनुभव आपको प्रदान करने में जिन अनुभव के बारे में आपने सोचा भी नहीं हो। कई बार ऐसा होता है, हम लोग कुछ सोचते हैं और कोई कंपनी या कोई उत्पाद आकर उससे भी अच्छा आपके लिए काम करता है, और उस वजह से आप ज़्यादा भरोसा करते हैं, उससे ज़्यादा प्यार करते हैं उस प्रोडक्ट से। वैसी गाड़ियाँ हम लोग बनाने में विश्वास रखते हैं। अब हम बात करेंगे भारत के अलावा जहाँ हुंडई मौजूद है। हुंडई एक साउथ कोरियन कंपनी है। साउथ कोरिया एक देश है जहाँ से हुंडई 1967 में बना, और आप देख सकते हैं दूसरी कंपनियों की तुलना में सबसे कम उम्र की कंपनी हुंडई है। सबसे कम उम्र में सबसे ज़्यादा तरक्की करने का श्रेय हुंडई को ऑलरेडी हासिल है। 1967 के बाद से लेके अभी तक अगर हम लोग देखेंगे तो 5वीं सबसे बड़ी कंपनी दुनिया की बन चुकी है हुंडई। इन सालों में 5वीं सबसे बड़ी कंपनी। और अगर दुनिया भर की हम लोग बात करें तो दुनिया के 182 देशों में हुंडई और उनकी कारें चलती हैं। हुंडई अपनी कारें बेचता है। अब हम बात करेंगे कि भारत में हुंडई क्या है। तो 1996 में तमिलनाडु के चेन्नई में हमारा प्लांट, जहाँ से कारें बनकर निकलती हैं, हमारे प्लांट का भूमि पूजन हुआ। और 1998 में भारत में बनाई गई पहली हुंडई की कार सड़कों पर दौड़ने शुरू हुई। तब से लेके अगर अभी तक हम लोग देखें, पिछले साल हम लोगों ने हुंडई के भारत में 25 साल का जश्न मनाया। अभी 26 साल हो चुके हैं, और 26 सालों की इस यात्रा में भारत में सबसे ज़्यादा कार बनाकर बाहर एक्सपोर्ट करने का श्रेय हुंडई को हासिल है। उसमें भी हुंडई नंबर 1 है। आपके सामने हमारे कुछ ग्राहक जो सोशल मीडिया पर कार खरीदने के बाद, कारों से यात्रा करने के बाद फ़ोटोज़ अपलोड करते हैं, अपनी एक्सपीरियंसेस, अपने अनुभव शेयर करते हैं, वो आपके सामने मौजूद है। और इन 25 सालों में हुंडई ने भारत में भी दूसरी सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी बनने का श्रेय हासिल कर लिया है। और जैसा मैंने बताया, 1996 से लेके अभी तक सबसे ज़्यादा बड़ी एक्सपोर्टर बनी हुई है हुंडई। अब हम बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे आउटलेट्स के बारे में, हमारे शोरूम्स के बारे में। पहले कुछ कंपनीज ऐसी होती थी जो सिर्फ बड़े बड़े शहरों में मौजूद होती थी, लेकिन जिस हिसाब से कस्टमर्स ने, जिस हिसाब से ग्राहक ने, जिस हिसाब से आप लोगों ने हुंडई की कारों को पसंद किया, हुंडई कंपनी ने भी उसी पसंद को आगे बढ़ाने के प्रयास में आपके करीब शोरूम्स खोले हैं, अपने आउटलेट्स खोले हैं। और आप देख सकते हैं अभी 2022 में 600 से ज़्यादा हमारे पास RSOs यानी कि ग्रामीण इलाकों के शोरूम हैं, और उनमें से 97% में सर्विस की फैसिलिटी मौजूद है। सर्विस करवाने के लिए आपको शहरों की तरफ नहीं जाना है, आप वहीं के वहीं सर्विस करवा सकते हैं। अगर हम इंदौर की बात करें, इंदौर में हमारे पास राजेंद्र नगर, पिपलियाना,
में प्रिंस हुंडई मौजूद है, और आसपास के शहरों की बात करें तो महू, धार और कुक्षी में भी प्रिंस हुंडई के आउटलेट्स हैं, जिनमें अगर हम देखें 2016 से प्रिंस हुंडई अधिकृत विक्रेता हैं हुंडई कारों के, जिन्होंने अभी तक 6800 से ज़्यादा कस्टमर्स को गाड़ी सप्लाई की है, गाड़ियां प्रोवाइड करी हैं। और कोई डीलरशिप अगर ऐसी है जिन पे करीबन 7000 ग्राहकों का विश्वास है, वो डीलरशिप सेंट्रल इंडिया यानी कि मध्य प्रदेश की सबसे अच्छी डीलरशिप्स में से एक है। अब हम बात करते हैं हम कौन कौन सी गाड़ियां कस्टमर्स को, ग्राहकों को सप्लाई करते हैं। तो आप देख सकते हैं छोटी से लेकर बड़ी कारें और अलग अलग सेगमेंट्स की कारें हमारे पास मौजूद हैं। जिन ग्राहकों को छोटी कारें पसंद हैं, हमारे पास ग्रैंड i10 नियोस और i20 हैचबैक सेगमेंट में है। जिन ग्राहकों को सामान ले जाना होता है, डिक्की की ज़रूरत होती है, उस सेगमेंट में ऑरा और वरना हमारे पास में है। और अब जो चलन है, जो ग्राहक ऊंची गाड़ियां चाहते हैं, जो ग्राउंड से ऊंची हो, जिनकी हाइट ऊंची हो, हेडरूम प्रॉपर मिलता है जिसमें, वैसी गाड़ियों में वेन्यू, क्रेटा, टुसॉन और अल्काज़ार हुंडई के पास मौजूद है। और जैसा कि अभी स्वच्छता की बात की गई, प्रधानमंत्री जी ने भी कई कदम उठाए हैं स्वच्छता की तरफ। महात्मा गांधी के भी विश्वास को और उनके विजन को आगे बढ़ाया है स्वच्छता के क्षेत्र में। हम भी स्वच्छता के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल हम लोगों ने निकाला है, जिसमें हुंडई की कोना अवेलेबल है। अब इसमें मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा ग्रैंड i10 और ऑरा की तरफ। स्वच्छता की हम लोगों ने बात की, तो ग्रैंड i10 और ऑरा CNG में भी हमारे पास मौजूद हैं। और CNG अभी आप बोल सकते हैं कि CNG का रेट 95 यानी कि 95 रुपये प्रति किलो हो गया है, और वो भी अब महंगी हो गई है। लेकिन अगर हम लोग माइलेज यानी कि एवरेज की बात करते हैं, CNG में हुंडई की नियोस और ऑरा का जो एवरेज आपको मिलता है वो करीबन 28 से 30 किलोमीटर प्रति किलो का मिलता है। अगर पेट्रोल में भी हम लोग देखेंगे तो 17 से लेके 20 किलोमीटर प्रति लीटर का एवरेज हुंडई की गाड़ियों में मिलता है आपको। तो स्वच्छता के क्षेत्र में ग्रैंड i10 नियोस, ऑरा CNG में, और कोना इलेक्ट्रिक में है, जिसकी रेंज एक चार्ज के बाद करीबन 450 किलोमीटर की है। अब बात करते हैं इंजन्स की। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा इंजन में, क्योंकि सब लोगों को सारी चीज़ें शायद उतने अच्छे से समझ में ना आए। लेकिन आप लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से हुंडई के पास पेट्रोल, डीजल दोनों ही में इंजन है, और इलेक्ट्रिक में हमारी मोटर इस्तेमाल होती है। तो दोनों ज़रूरतों के हिसाब से, जिनको कम पावर ज़्यादा टॉर्क चाहिए होता है, जिनको ज़्यादा पावर कम टॉर्क चाहिए, उनके ज़रूरतों के हिसाब से इंजन बनाए गए हैं। और अगर ट्रांसमिशन की बात करें तो 5 गियर 6 गियर के हिसाब से हमारे पास ट्रांसमिशन मौजूद हैं। जिनको मैनुअल गाड़ी चाहिए होती है, जिसमें गियर वो खुद से लगाते हैं, ऐसे ट्रांसमिशन हमारे पास उपलब्ध हैं। कुछ ग्राहक ऐसे होते हैं जिनको ऑटोमेटिक गाड़ियां चाहिए, जो सिर्फ स्कूटर जैसी चलें, हम लोगों को सिर्फ ब्रेक लगाना हो, एक्सेलरेट करना हो, ऐसी गाड़ियां चाहिए। उनके लिए हमारे पास AMT यानी कि ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन और DCT यानी कि ड्यूअल क्लच ट्रांसमिशन मौजूद है। अब बात करते हैं स्मार्ट कार्स, स्मार्ट इंडिया की। जैसा मैंने बताया IMT, DCT। IMT मतलब ऐसी गाड़ी जिसमें क्लच नहीं होता, लेकिन गियर आप खुद से लगा सकते हैं। और DCT ऐसी गाड़ी है जिसमें क्लच भी नहीं होता और गियर भी नहीं होता, मतलब आपको गियर लगाने की खुद से ज़रूरत नहीं पड़ती, वो DCT में होती है। अब अगर उसकी विशेषता बताएं, कुछ ग्राहकों को संदेह होता है कि शायद एवरेज कम हो जाएगा गाड़ी का अगर ऑटोमेटिक में ले लेंगे, लेकिन उसके अलावा अगर आप देखते हैं तो आपको जो सुविधा मिलती है वो उससे बढ़कर मिलती है। आपको ऐसी ड्राइविंग एक्सपीरियंस मिलती है जो एकदम स्मूथ हो, आपकी गाड़ी स्मूथ चलती है। और उसमें आप देखेंगे आपके पैरों को जो कंफर्ट मिलता है, आपके पैरों को आराम मिलता है। अगर आप लंबी यात्रा में भी वो गाड़ी चलाते हैं तो आपका लेफ्ट लेग यानी कि उल्टा पैर बहुत ही फ्री होता है, उसको कोई दर्द नहीं होता उसमें। अब बात करते हैं विशेषताओं की। कोई भी ग्राहक अगर कुछ भी उत्पाद खरीदता है, कुछ भी प्रोडक्ट खरीदता है, तो वो विशेषताओं के बारे में ज़रूर पूछते हैं। ग्रैंड i10 नियोस की अगर विशेषताओं की बात करें, पहले के ज़माने में सारी चीज़ें मैनुअल हुआ करती थी। अगर स्पीडोमीटर की बात करें, स्पीड भी आपको एक कांटा
जो होता था गाड़ी में वो बताता था, अब सब डिजिटल हो गया है। आपको नंबर के रूप में आपकी स्पीड दिखती है। फुल्ली ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल FATC, यानी कि आप एक बार टेम्परेचर अपनी गाड़ी में सेट कर देंगे, कितना आपको चाहिए, आपकी गाड़ी खुद ब खुद उतना टेम्परेचर मेंटेन करेगी। वायरलेस चार्जर, अगर आपके फ़ोन में वायरलेस चार्जर का फीचर है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं हमारी गाड़ियों में। बिना किसी चार्जर के आपकी गाड़ियों में फ़ोन चार्ज होगा। आर्किमिडीज साउंड और इको कोटिंग टेक्नोलॉजी, आपको अगर गाने सुनना पसंद है गाड़ियों में तो इससे बेहतर अनुभव आपको नहीं मिलेगा। कुछ ग्राहकों को ये शिकायत होती है कि सांस लेने में तकलीफ होती है गाड़ी के अंदर बैठने के बाद, तो इको कोटिंग टेक्नोलॉजी AC में यूज़ होती है, जिसकी वजह से आपका अनुभव बैठने के बाद अच्छा होता है। i20 की अगर बात करें, i20 में सुरक्षा को और ज़्यादा ध्यान में रखते हुए 6 एयर बैग्स का इस्तेमाल किया गया है। एयर बैग मैं आपको बता दूं, एयर बैग कभी भी जब गाड़ी दुर्घटना से मिलती है तब एयर बैग्स तभी खुलते हैं जब आपने सीट बेल्ट लगाया हुआ होता है। तो ध्यान रखिए, जब भी आप गाड़ियां चलाते हैं सीट बेल्ट अवश्य लगाएं। हिल असिस्ट कंट्रोल i20 में मौजूद है, यानी कि आप चढ़ाव की तरफ बढ़ते हैं, ऐसे रोड की तरफ बढ़ते हैं जो ऊंचाई की तरफ जाता है, उसमें आपकी गाड़ी खुद ब खुद इस्तेमाल और हिल असिस्ट कंट्रोल को एक्टिव करती है। i20 में ही ब्लू लिंक फीचर मौजूद है। आज का ज़माना है जो फ़ोन से ज़्यादा जुड़ा हुआ है। हम चाहते हैं आपकी गाड़ियाँ भी फ़ोन से जुड़ी हुई रहें, मोबाइल से जुड़ी हुई रहें। आपकी गाड़ियों में कुछ फीचर्स, जैसे उदाहरण के तौर पर अगर मैं बताऊं तो AC अगर आप चाहते हैं तो फ़ोन के सहायता से आप ऑन कर सकते हैं। आपकी गाड़ियों में म्यूज़िक आप चला सकते हैं फ़ोन के थ्रू। तो ऐसी सुविधा ब्लू लिंक में है। अगर आपको कहीं ज़रूरत पड़ती है तो आप फ़ोन से ही आपकी गाड़ी को देख सकते हैं, आपकी गाड़ी कहाँ है और कितनी चली है, कैसे चली, आपने गाड़ी चलाई है तो वो अच्छे से चलाई है या नहीं, उसके लिए ब्लू लिंक मौजूद है। ऑरा आपके सामने है। ऑरा में जैसा मैंने बताया, ऑरा और नियोस एक ही प्लेटफॉर्म पर बनाई गई गाड़ियां हैं, तो ऑलमोस्ट यानी कि लगभग सेम फीचर्स ऑरा में भी हैं जो नियोस में दिए गए हैं, और दोनों में ही CNG उपलब्ध है। वरना की बात करें तो जिन ग्राहकों को लंबी दूरी तय करना होती है, जिनको गाड़ी में लगभग 7-8 घंटे बैठना होता है, वो लगभग हर बारी ये बोलते हैं कि थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट, थोड़ा सा परेशानी हुई, पसीना आया, उसके लिए आप देखेंगे वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन है। यानी कि आप बटन दबाएंगे गाड़ी में, आपकी सीट में से भी हवा का संचालन होगा, जिससे आपका अनुभव और ज़्यादा सुखद हो जाएगा। वेन्यू में आप देखेंगे खास फीचर जो है वो सनरूफ का है। यानी कि अगर आपके बच्चे चाहते हैं कि वो गाड़ी से बाहर निकल करके गाड़ी का अनुभव लें, वो सनरूफ खोल सकते हैं। अगर मौसम अच्छा है, आप लोग खुद चाहते हैं कि आप गाड़ी से बाहर निकल करके देखें, अनुभव करें, उनके लिए सनरूफ है। और क्रेटा में ख़ास बात यह है कि सनरूफ है वो पैनोरामिक सनरूफ है, यानी कि बड़ा सनरूफ है। और साथ ही में एक ऐसा फीचर दिया हुआ है कि आप सिलेक्ट कर सकते हैं आपको गाड़ी कैसे चलानी है। अगर आपका रोड अच्छा है तो आप वैसे सिलेक्ट कर सकते हैं फीचर, आपकी गाड़ी वैसे पकड़ करके चलेगी रोड पे। अगर आप खराब रास्ते पर हैं तो गाड़ी वैसे चलेगी। अब बात करते हैं स्मार्ट मोबिलिटी की। तो हुंडई भारतीय ग्राहकों के लिए बहुत ज़्यादा जागरूक है, उनकी ज़रूरतों को लेके बहुत ज़्यादा हमेशा ही चिंतित है, जिसके लिए अब हम लोगों ने शेयर्ड मोबिलिटी, यानी कि अगर आप कहीं पर ऐसी जगह पर हैं जहां पर आपकी खुद की गाड़ी नहीं है आपके पास में, आप हमारी गाड़ियों को रेंट या लीज पर ले सकते हैं। कनेक्टेड मोबिलिटी, जैसा मैंने बताया, ब्लू लिंक हमारे पास में है, जिससे आपकी गाड़ी हमेशा फ़ोन से कनेक्टेड रहेगी। 65 से ज़्यादा फीचर्स ब्लू लिंक में हैं, तो आप हर फीचर का अनुभव ले सकते हैं। और क्लीन मोबिलिटी, जैसा कि इलेक्ट्रिक और CNG में क्लीन यानी कि प्रदूषण ना फैलाने वाली गाड़ियां हम लोगों ने बनाई हैं। अब इसके अलावा अगर आपके पास में पुरानी कोई गाड़ी है जिसको आप दे कर के नई गाड़ी लेना चाहते हैं, उसके लिए हुंडई प्रॉमिस है। और सर्विस की बात करें, लोवेस्ट कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस, यानी कि खरीदने के बाद जो गाड़ी को चलाने की कीमत होती है, हुंडई की गाड़ियों में सबसे कम कीमतें होती है। तो इसी के साथ मैं फिर से आपका धन्यवाद करूंगा, आपने शांति से सुनी सारी चीज़ें, और उम्मीद है कि आप लोग जब भी
गाड़ियों के बारे में सोचेंगे, हुंडई का नाम आपके मन में ज़रूर आएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर एक सवाल पूछेंगे, आपको हाथ खड़ा करना है। हमने अभी बात की स्वच्छता की, और स्वच्छता में हमने कदम उठाए हैं सीएनजी और इलेक्ट्रिक की तरफ। तो मैं सवाल पूछूंगा कि हमारी कौन सी 2 गाड़ियों में सीएनजी उपलब्ध है? i10 नियोस और ओरा। हाँ जी सर, बस कुछ ही देर में हम लोग कार्यक्रम को ख़त्म करेंगे। मैं नेक्स्ट जो निवेदन करना चाहूँगी वो हमारे साथ डीडी हॉर्टिकल्चर सर है, के.एस. गुर्जर सर, हॉर्टिकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट। सर आपसे जानना चाहेंगे कि जो हॉर्टिकल्चर में अभी मध्य प्रदेश के किसानों के लिए कौन कौन सी योजनाएं हैं, इसके बारे में बताएं प्लीज़। सभी को नमस्कार। आज का जो विषय था प्याज की खेती एवं आपके ट्रैक्टर की उन्नत गतिविधियों के बारे में। अपने इंदौर ज़िले में वर्तमान में जो उद्यान की फसलों का रकबा है, कुल मिला के जिसमें फल हैं, सब्जियां हैं, आपकी मसालों की खेती भी होती है, आपकी फूलों की खेती भी होती है, समथिंग 1 लाख के आसपास इतना रकबा है। और विशेषकर हमारे यहाँ के किसान आलू, इंदौर जिलों में सबसे ज़्यादा फसल वर्तमान में आलू की हो रही है, और प्याज और लहसुन की खेती भी करते हैं। शासन की जो योजना है उत्पादन के लिए, अब किसान इतना सक्षम हो गया कि उत्पादन के लिए कोई योजनाओं की आवश्यकता नहीं, सिर्फ उसको मार्केटिंग और भंडारण। तो प्याज भंडार गृह जो किसानों के यहाँ बनते हैं, 50 मेट्रिक टन क्षमता की जो गवर्नमेंट की स्कीम है, तो उसके लिए भी हमने मांग भेजी है, लेकिन वो एक सीमित मात्रा में आते हैं। और ऑनलाइन स्कीम है, इसके बाद लॉटरी सिस्टम से उसकी लॉटरी निकलती है, लॉटरी में जिन किसानों के नाम आते हैं उनको योजना का लाभ दिया जाता है। लेकिन ये तो योजना वाली बात थी। अभी हमारी पीढ़ी आत्मा जो कि हमारे किसान भाइयों के बीच में जाके कई संगोष्ठी कर, और शायद उनको यहाँ 1-2 साल तो हो ही गए होंगे मैडम आपको यहाँ इंदौर में हैं, तो काफ़ी उनको अनुभव, और उन्होंने बताया था कि प्राकृतिक खेती और जैविक खेती, क्योंकि अपने देश के अंदर आपने देखा होगा किसी समय में पंजाब और हरियाणा, पंजाब में जो प्रोडक्शन था इंडिया में सबसे ज़्यादा होता था, लेकिन जो रासायनिक खेती जिसमें अंधाधुंध आपकी जो है ना दवाइयों का इस्तेमाल हुआ, अपनी भूमि वहाँ की जो थी उसका स्ट्रक्चर, टेक्सचर, पीएच मान सब बिगड़ा, और वो भूमि अनउपजाऊ जिसमें कोई खेती नहीं करे, कई लोगों ने वहाँ से जो है ना पलायन करके दूसरी जगह पे ज़मीन चेंज की। पंजाब में तो एक कैंसर ट्रेन के नाम से दिल्ली के लिए ट्रेन चलती है। ये सब किसके कारण हुआ? रासायनिक दवाइयों का अंधाधुंध उपयोग, रासायनिक खादों का उपयोग। किसानों ने सोचा कि हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन तो लिया एक निश्चित समय तक, लेकिन अपनी जो मिट्टी थी, मृदा थी, उसका पूरा स्ट्रक्चर बिगड़ गया, और जो उत्पादन तैयार हुए उससे अपनी सेहत पे बहुत बुरा असर पड़ा। तो अभी अपन स्टार्टिंग जो प्राकृतिक खेती और इसकी बात जो कर रहे हैं, तो सब जैसे किसी के पास 10 बीघा ज़मीन है या 20 बीघा ज़मीन है, सब में तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रारंभ में स्टार्टिंग में कुछ उसका जो रकबा है उसको करके देखें आप, तो आपको 1-2 साल तक ये लगेगा कि हाँ उत्पादन कुछ स्थिर हो रहा है। जैसे ये निश्चित है कि रासायनिक खाद और ये दवाओं से उत्पादन बढ़ता है, लेकिन 1-2 साल के बाद फिर आपका जो वास्तविक उत्पादन जितना होना चाहिए उतना प्राप्त होने लगता है। दूसरा आपसे निवेदन है कि आप एक ही फसल खेती में फसल चक्र अपनाना बहुत ही आवश्यक है। आपके बरसात की जो फसल है
तो बरसात में आपके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं रहता है, क्योंकि बरसात में तो आप ज़्यादातर मेरे ख्याल से यहाँ 90% जो ज़मीन है उसमें सोयाबीन करते होंगे। लेकिन ये रबी की जो फसल है, रबी की फसल में आपके पास बहुत ऑप्शन है। आप गेहूँ भी कर सकते हैं, चना भी कर सकते हैं, आप जो है आपके आलू है, प्याज है, अन्य जो फसलें कई फसलें रबी में ऐच्छिक रहती हैं। तो खेत में जो पिछले वर्ष जैसे आपने आलू लगाया हो तो कृपया उसको फसल को चेंज कर दें, दूसरी फसल ले लें। तो क्रॉप रोटेशन बहुत ही आवश्यक है। क्रॉप रोटेशन और दूसरा मिट्टी का परीक्षण। मिट्टी के परीक्षण के बारे में पूर्व वक्ताओं ने भी आपसे काफ़ी डिस्कस किया है, क्योंकि अपन को ये पता नहीं लग पाता कि हमारी मिट्टी में किस तत्व की कमी है। अपन 3 खाद जानते हैं, ज़्यादातर जो है ना किसान NPK, वो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। इसके बाद जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं उनका भी जमीन में होना अत्यंत आवश्यक है। एक तो उनसे कीड़े और बीमारियों की लड़ने की क्षमता बढ़ती है यदि इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं फसल में। दूसरा, उसका टेक्सचर और स्ट्रक्चर सॉइल का वो सामान्य रहता है। ज़्यादातर आप नाइट्रोजन जैसे यूरिया है, DAP है, सुपर फास्फेट जो खाद रहता है उसका उपयोग करना भी अपने लिए अत्यंत आवश्यक है। तो ये सब जो प्राकृतिक और जैविक वाली बात है, आज नहीं कल अपन को इसकी तरफ जाना पड़ेगा और अपनी धरती माता को सुरक्षित रखने का ये सबसे बड़ा साधन है। आप लोगों को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि थोड़े से समय में आपको सूचना दी गई और आप सब लोग अपना काम छोड़ करके इस कार्यक्रम में यहाँ आए और उपस्थित हुए। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने मैडम जो हमको यहाँ एक बोलने का अवसर दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हाँ, अब आप लोगों से जो प्रश्न का मैडम ने कहा है कि एक प्रश्न करते हैं, तो हमारा प्रश्न एक साधारण प्रश्न है कि अपने जो आप उपयोग कर रहे हैं यहाँ पर इंदौर जिले में जो खाद मुख्यतः उपयोग कर रहे हैं NPK, तो इसमें NPK में नाइट्रोजन कितना % होता है, पोटास कितना होता है, फास्फोरस कितना होता है? 12-32-16 आ जाओ। ठीक, धन्यवाद। राजेश सिसोदिया, ग्राम रोजड़ी, जिला इंदौर, तहसील हाथोद। अभी मैं निवेदन करना चाहूँगी जो सरकारी विभाग से हमारे साथ लोग हैं, सर बाहर बहुत सारे किसान हैं, उनको प्लीज़ अंदर ला सकते हैं क्या? धानुका एग्रीटेक की तरफ से जो है वो 5 किसानों को सम्मान दिया जाएगा किसान दिवस के शुभ अवसर पर। तो 5 किसान हैं, मैं एक एक करके नाम लूँगी। और सबसे पहला जो नाम है धानुका की तरफ से संजय जी हैं, दूसरे किसान हैं नारायण जी है, सन ऑफ गंगा राम जी पटेल हैं। धानुका की तरफ से 5 किसानों को जो है वो सम्मानित किया जा रहा है जो अपने फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ और किसान हैं, मनीष पटेल जी हैं, अध्यक्ष है ये महाआल्याबाई फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। 300 से ज़्यादा किसान इनके साथ जुड़े हुए हैं। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। अभी हम क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। अगर आपकी कोई समस्या है, अगर नहीं समस्या है तो आप स्टॉल पे जाके बाहर जो है वो कंपनी के जो है रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे जान सकते हैं। मैं नेक्स्ट निवेदन करना चाहूँगी सुबोध गुप्ता सर से, जो चीफ मैनेजर मार्केटिंग है धानुका एग्रीटेक के। सर कुछ फार्मर एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करना चाहते हैं आप लोगों के साथ इनके प्रोडक्ट का। तो ये सिर्फ आपका 5 मिनट लेंगे, 5 मिनट में ये कुछ बताना चाहेंगे और इसके बाद जो है 2 सवाल पूछा जाएगा आपसे। तो 2 लोगों के पास मौका होगा कि आप कुछ जो है वो जीत सकते हैं। सभी किसान भाइयों को मेरा एक बार पुनः प्रणाम, इंडिया का प्रणाम हर किसान के नाम। तो किसान भाइयों, ये 5 मिनट आप मुझे अपने दे दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि ये आपकी खेती में परिवर्तन ला दें। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज हमने बात करी हमारी मृदा, जो हम मिट्टी को हम माँ बोलते हैं। ऐसा पहला देश है जहाँ पे देश को भी माँ के नाम से जाना जाता है, हम भारत माँ बोलते हैं। और हमारी मृदा जो है, मिट्टी जो है, उसको भी हम माँ के समान जो है वो श्रेणी में हम रखते हैं।
किसान भाइयों, आज मैं आपसे कुछ उत्पाद और कुछ अनुभव जो किसानों के हैं वो आपसे मैं शेयर करना चाहूँगा। आज आपको एक ऐसे उत्पाद के बारे में बताऊँगा जो आप माइकोराइज़ा आप यूज़ कर रहे हैं। माइकोराइज़ा जो है वो 2 प्रकार का होता है, एंडोमाइकोराइज़ा और एक्टोमाइकोराइज़ा। धानुका एग्रीटेक लिमिटेड एक ऐसा उत्पाद लेकर के आई है जिसके अंदर 90% से ज़्यादा एंडोमाइकोराइज़ा है। ये जो है स्पोर्स जो है, इसके जो कण हैं वो जेल कोटेड कण हैं और ये क्या करते हैं, ये जड़ों का विकास करते हैं। हम जो नॉर्मल माइकोराइज़ा डालते हैं वो जड़ों का विकास नहीं कर पाते हैं, मतलब जड़ों को अलग कृत्रिम जड़ें जो हैं वो और बढ़ जाएं ऐसा नहीं हो पाता है, वाइट रूट्स और इंक्रीज नहीं हो पाती हैं, जिसकी वजह से हमारे जो पदार्थ हैं, हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, उनका अपटेक नहीं हो पाता है। अगर आप माइकोर का प्रयोग करेंगे तो जड़ों का विकास जो है वो बड़ी तेजी से होता है और उसका विकास होने के साथ साथ जो न्यूट्रिएंट्स जो हैं जिसको हम इनसॉल्युबल फॉर्म में हैं, जो हमारे पौधे नहीं खींच पाते हैं, उनको भी ये जड़ें जो हैं वो खींच करके लाती हैं और पौधे को देती हैं। कुछ उदाहरण के तौर पे मैं आपको फोटोग्राफ दिखाना चाहूँगा। नेक्स्ट स्लाइड करिए प्लीज। आप देख सकते हैं ये लास्ट टू लास्ट ईयर का फोटोग्राफ है। लासल गांव जो महाराष्ट्र में है और प्याज की सबसे बड़ी मंडी मानी जाती है एशिया की, वहाँ पे नर्सरी में बहुत बड़ा डैमेज हो रहा था और नर्सरी जो है वो बारिश की वजह से और जो जड़ों में जो प्रॉब्लम आ रही थी उसकी वजह से जो है वो टिक नहीं पा रही थी। आप देख सकते हैं जहाँ पे किसानों ने माइकोर का प्रयोग किया वहाँ पे जड़ों का विकास कैसा है और नर्सरी जो है हमारे किसानों की वो बच गई और जब मेन क्रॉप में भी गए वहाँ पे भी हमें बड़ा अंतर देखने को मिला और आखिरी में उत्पादन में भी हमें बड़ा अंतर देखने को मिला। किसान भाइयों, मैंने अभी जो आपको बताया वो प्रोडक्ट है माइकोर। ये प्रोडक्ट है, इसको 4 किलो जो है आप जब आप खाद दे रहे हैं उसके साथ में आप दे सकते हैं। 4 किलो का इसका डोज है और इसको देने के बाद में मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूं कि आप अपनी खेती में जो है फर्टिलाइज़र जो आप खरीदते हैं 600 रुपये 700 रुपये का फर्टिलाइज़र कम कर दीजिए, मत खरीदिए 600-700 रुपये का फर्टिलाइज़र। किसान भाइयों, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप 600-700 रुपये की खाद मत डालिए और अगले साल फिर से 600-700 रुपये की खाद मत डालिएगा। आप ये अंतर देखेंगे कि आपका जो खाद आप डाल रहे हैं उसको सही मात्रा में, ये जो एंडोमाइकोराइज़ा इसके अंदर है, इसकी कृत्रिम जड़ें जो हैं आपके पौधे को जो है और जीवित करती है। मिट्टी के अंदर ये ऑक्सीजनेशन का काम करती है, हमारी पोली मिट्टी हो जाती है जैसा मैम ने बताया। तो हमारी मिट्टी अगर सांस ले सकेगी अच्छे से, ऑक्सीजनेशन अच्छा होगा, तो हमारा पौधा जो है वो बहुत अच्छे से विकास करेगा। तो 4 किलो का डोज लेना है और अपनी खाद में कटौती करनी है 600 रुपये की बस। ये आपको एक तरह से फ्री का पड़ेगा फिर, और लेकिन जो उत्पादन और आपको गुणवत्ता आपके पौधे में मिलेगी वो बहुत बड़ी होगी। और ऐसा एंडोमाइकोराइज़ा आपको 90% से ऊपर मार्केट में नहीं मिलता है। यह IMO सर्टिफाइड भी है, एकदम डिफरेंट प्रोडक्ट है। शुभम जो है हमारे पॉली हाउस में खेती कर रहे हैं, तो मैं बताऊं कि पूरे भारत में जितने हमारे किसान हैं हर फसल में ये जो माइकोर है इसका प्रयोग हमारे किसान भाई कर सकते हैं। इससे हमारे को बहुत बड़ा मुनाफा और फायदा होगा। किसान भाइयों, मैं आखिरी में 2 ऐसे उत्पाद के बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूं जो आपके लिए बहुत आवश्यक हैं। हमारे खेती में कभी कभार जीवाणुजन्य रोग आते हैं और फफूंदजन्य रोग आते हैं। हम पहचानना भूल जाते हैं कि जीवाणुजन्य रोग की हम पहचान कैसे करें और फफूंदजन्य रोग की हम पहचान कैसे करें। तो उसके लिए धानुका का एक उत्पाद है जिसका नाम है कोनिका। इसके अंदर बैक्टीरियासाइड और फंजीसाइड का मिक्सचर ऑलरेडी है। जैसे ही आप स्प्रे करेंगे तो आपको बहुत प्रभावी अंतर देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, नर्सरी में, सब्जी की नर्सरी में जो डैम्पिंग ऑफ जड़ गलन की समस्या आती है उसमें हमने ये पाया कि जितने भी मार्केट में जो भी मॉलिक्यूल थे उसके मुकाबले में इसने काफ़ी कंट्रोल और पौधे के स्वास्थ्य को हरा भरा किया। साथ ही साथ आपको फसल में भी उत्पादन अधिक देखने को मिला। अगला जो उत्पाद है, आप देख सकते हैं कोनिका का रिजल्ट। जब हमने कोनिका को 25 से 30 दिन की जब प्याज की फसल हो गई थी तब हमने किया, तो स्टेम फाइलम ब्लाइट हो गया और आपका टिप ब्लाइट हो गया, स्टेम फाइलम ब्लाइट हो गया, तो उसमें भी आपको नियंत्रण जो है वो देती है और नए पत्ते हरे आते हैं।
प्याज में जो गर्दन होती है नीचे की तरफ, अगर वो मजबूत रहेगी तो नीचे हमारा प्याज का जो साइज है बल्ब का वो बहुत अच्छा और शानदार बनेगा। तो किसान भाइयों, ये उत्पाद का प्रयोग करने से आपको आपकी फसल स्वस्थ जो है वो देखने को मिलेगी। अगला उत्पाद एक है लस्टर। ये सिर्फ जो मैं उत्पाद आपको बताएं, ये धानुका के पास में है पूरे भारत में। लस्टर जो है वो हमारे गेहूं में किसान यूज़ करते हैं, हमारे धान में किसान यूज़ करते हैं, प्याज में हमारे किसान इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इससे आपको बीमारी से भी सुरक्षा मिलेगी, आपकी फसल को ये स्वस्थ और हरा भरा करेगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम इसका रिजल्ट देखेंगे। आप देख सकते हैं 50-60 दिन के आसपास में जब किसानों ने प्रयोग किया तो नीचे के बल्ब का साइज अच्छा मिला और हमारी फसल जो है वो काफ़ी स्वस्थ हरी भरी हमें नजर आई। किसान भाइयों, ये जो मैंने तीनों उत्पाद आज आपको बताए हैं, इन तीनों उत्पाद से महाराष्ट्र के किसान, अगर मैं नारायण गांव की बात करूं, चाहे मैं नासिक के पास में लासल गांव की बात करूं, चाहे मैं मध्य प्रदेश में उज्जैन की बात करूं, यहाँ पे हमने हार्वेस्ट डे किए कि हम देखें कि हमारा किसान का उत्पादन कितना बढ़ा। तो हर जगह से एक कॉमन चीज़ देखने को मिलेगी। किसानों का कहना है कि सर, एक ट्रैक्टर ज़्यादा उत्पादन हमारे को इन उत्पादों का प्रयोग करने से मिला। इसका मतलब 5 टन के आसपास का उत्पादन अधिक मिला। आखिरी में एक बहुत महत्वपूर्ण बात आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि दवाई का प्रयोग सही मात्रा में सही समय पे करना आवश्यक है। अगर आप डोज सही नहीं रखेंगे तो हम ज़्यादा दवाई का प्रयोग करेंगे। इन दवाइयों का प्रयोग करने से आपके नंबर ऑफ स्प्रे के काउंट भी कम हो जाएंगे। एक स्प्रे से आपको लंबी अवधि तक का नियंत्रण एवं उत्पादन और गुणवत्ता युक्त फसल आपको प्राप्त होगी। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर इंडिया का प्रणाम हर किसान के नाम। धन्यवाद। जो सर ने बताया उससे रिलेटेड 2 सवाल पूछेंगे और किन्हीं 2 लोगों को जो है वो इनाम दिया जाएगा। सर, पहला सवाल मैं कुछ चीज़ें भूल गया था बताना, जो हमारे किसान मित्र ने याद दिला दिया कि ये बताना ज़रूरी है कि कितना हमें इसका डोज का प्रयोग करना है। तो मेरा सवाल ये है कि माइकोर जो प्रोडक्ट के बारे में मैंने बताया, जो इसकी टैगलाइन है, जब जड़ों में होगी जान तब भी तो बढ़ेगी उपज और बढ़ेगा मान। तो इस उत्पाद का कितनी मात्रा में प्रयोग करना है हमारे किसान भाई को? नाम सर? अजय मंडोई। जवाब? 4 किलो बीघा। ठीक है, आज ही। सर आइए। एक और सवाल। एक और प्रश्न है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने जवाब दे दिया तो फिर आप डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे, ठीक है ना? डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे अगर आपने जवाब दे दिया तो दूसरा सवाल भी मैं अभी तुरंत कर लेता हूं। मैंने एक ऐसे उत्पाद के बारे में बताया जो जीवाणु जन्य और फफूंद जनित रोगों को नियंत्रण करता है। उसकी डोज हमारे किसान भाई ने अभी मेरे से पूछी, जो मैंने नहीं बताई थी और आप सभी ने अभी बताया है। 2 ग्राम पर लीटर पानी में मिला के नर्सरी में छिड़काव करें। और दवाई का नाम तो बता ही दिया। हाँ, ठीक है, 300 ग्राम पर एकड़ के। 300 ग्राम प्रति एकड़। सर आ जाइए प्लीज। सर आपका नाम, आप कहाँ से हैं? ओम प्रकाश मंडलोई, ग्राम गढ़ी, जिला इंदौर। सर आइए। सर, हमारा धानुका का स्टॉल यहाँ पे लगा हुआ है। माइकोर के बारे में और जानकारी के लिए हमारी टीम है, वहाँ पे आप बात कर सकते हैं। तो हम जो है वो एक बार फिर से बताना चाहेंगे कि अगर आप नोट डाउन करना चाहें, धानुका एग्रीटेक का टोल फ्री नंबर 1800-102-10-22, CNH इंडस्ट्रियल का टोल फ्री नंबर 1800-419-0124 और प्रिंस हुंडई का कॉन्टैक्ट नंबर अनुराग पांडे जी का है 9516600204। अगर कोई आप सवाल पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, हाथ खड़ा कर सकते हैं। जो भी डिस्कशन हुआ है उससे रिलेटेड अगर कोई सवाल है तो आ जाइए आप जी। चने में विल्ट की बहुत शिकायत है और विल्ट के लिए क्या दवाई है? सर एक्चुअल आपको देखना पड़ेगा कौन सा विल्ट है, लेकिन ज़्यादातर विल्ट जो आता है वो सोइल बोर्न डिजीज मतलब जमीन जन्य होता है, ठीक है ना। तो आप जब भी गेहूं लगाए, चना लगाए, कुछ भी लगाए, इसमें बीजोपचार जरूर कीजिए। सबसे पहला देखो सर, बाजार में बहुत सारे बीजोपचार आते हैं जो एक्चुअल बीजोपचार होते हैं। मैं किसी प्रोडक्ट का नाम नहीं लेता। क्या होता है कि कॉन्टेको सिस्टमिक ही नहीं, जो एक्चुअल जो केवीके रिकमेंड करता है, जो यूनिवर्सिटी रिकमेंड करती है, उन टेक्निकल के साथ में बीजोपचार, जैसे विटावेक्स पावर आता है वो गवर्नमेंट अप्रूव करती है, उसको रिकमेंड करती है, तो वैसे बीजोपचार का उपयोग कीजिए। दूसरा, अगर आपका विल्ट आता है तो एक आते हैं ट्राइकोडर्मा वीडी, ट्राइकोडर्मा की 3 स्टैंड आती है और साथ में सुडोमोनास।
इन दोनों को पहले पानी जब भी इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ में मिला के 1-1 लीटर पानी में मिला के उसको अगर आप डायरेक्ट डालते हो, उससे अच्छा है कि अगर 200 लीटर के पानी में टंक बना के डालते हो। अगर आपको मैम ने बताया था कि उसके साथ में, क्योंकि उसको पॉपुलेशन बढ़ाना होता है, आप कम पॉपुलेशन के साथ में जाएंगे डोमिनेंस अवस्था में होता है, तो उसको पॉपुलेशन बढ़ा के पहले पानी के साथ डालोगे तब अच्छा काम करेगा। आप उस विल्ड को समझोगे। विल्ड होता क्या है कि जब भी आप बीज रखते हो तो मृदा में जो फंगस होती है वो उसके जो सफ़ेद तंतुमूल होते हैं उसको खाना चालू कर देती है। जब तक पौधा छोटा होता है तब तक उसके ऊपर वजन नहीं होता, वो खाना पानी की आवश्यकता कम होती है, तब तक वो जिंदा रहता है। लेकिन जब पौधा बड़ा होता है तो वो खींचता है, नीचे से प्रेशर लगाता है और नीचे कुछ होता नहीं है, जिसकी वजह से पौधा सूखना चालू होता है। तो इस समस्या के लिए बीजोपचार और साथ के साथ ट्राइकोडर्मा वीडी और 3 स्टेन आते हैं, कोई भी ले लीजिए, उसके साथ में सुडोमोनास आप करेंगे तो बहुत पहले पानी के साथ में कीजिए, बहुत अच्छा आएगा। और अगर हो सके जब जो दाना बैठता है, जो हम लोग फूला बोलते हैं, दाना बैठता है, उस समय एक बार और करेंगे तो आपको इस समस्या से अच्छी तरीके से निवारण हो सकता है। और उससे भी अच्छा अगर आप जमीन को पलटते हैं, गहरी जुताई करते हैं, उससे भी इस समस्या में आपको बहुत अच्छा समाधान मिलता है। माइकोर आप उगने से लेकर 30 दिन तक डाल सकते हो, लेकिन जितना जल्दी, क्योंकि इसको 21 दिन अपना पूरा क्षेत्र बनाने में लगता है, कृत्रिम जड़ें बनाने में लगता है, तो जितना जल्दी डालोगे उतना अच्छा काम करेगा और जमीन को सुधारने में बहुत बड़ा काम। जैसे मैम और सर ने बोला, बहुत बड़ी बातें की, सर ने बहुत अच्छी बात की। जमीन को सुधारना, जमीन माँ है, उसको सुधारना चाहते हो तो माइकोर जैसे प्रोडक्ट का, माइक्रोरेजा का उपयोग जरूर करना चाहिए। वो भी एंडो माइक्रोरेजा जो ज़्यादा काम करता है उसका उपयोग करना चाहिए। नहीं, ट्रांसप्लांटिंग के बाद, रोपनी के ट्रांसप्लांटिंग के बाद में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। हाँ, जमीन में नमी होना जरूरी है, क्योंकि ये सक्रिय फफूंद के बीज है, इनको सक्रिय होने के लिए नमी की जरूरत पड़ेगी। और 8 दिन तक जमीन के अंदर COC का ड्रिंचिंग ना करें। जमीन के अंदर ऊपर स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन जमीन के अंदर COC का 8 दिन तक इस्तेमाल ना करें। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो मैं इसी के साथ धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे जितने भी एक्सपर्ट हैं, आज मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप लोग हमारे साथ जुड़े और आपने ये तमाम जानकारी हमें दिया। मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद करना चाहूँगी यहाँ मौजूद जितने भी हमारे किसान भाई बहन आए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ आए और आपने अपना कीमती समय दिया और हमें गौर से सुना। अगर अभी आपको कोई सवाल पूछना है तो आप ग्रीन टीवी के व्हाट्सएप नंबर पर अपना सवाल हमें भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9953218363। आप ग्रीन टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पे लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी मध्य प्रदेश कृषि विभाग का, उद्यान विभाग का, धानुका एग्रीटेक का, CNH इंडस्ट्रियल का और हुंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड का। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमें सहयोग देने के लिए। तो फिलहाल आज के इस चौपाल में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्ते।